हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू द क्लास। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है स्टडी पोर्टल एकेडमी पर। तो आज की इस वीडियो में हम देखेंगे आपका एलडीसीई का पेपर। कल हमने कुछ टॉपिक्स डिस्कस किए थे रिगार्डिंग द एडमिन एंड फाइनेंस से, ठीक है। तो एडमिन एंड फाइनेंस के जो हमने कुछ टॉपिक्स डिस्कस किए थे उसी से आगे एलडीसीई में क्या क्या क्वेश्चंस पूछे गए थे वो हम आज की इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। हेलो महेश्वरी जी। तो चलिए देखते हैं आज की क्लास में हम नेक्स्ट अगर हम बात करें तो एलडीसी प्रिंसिपल का एडमिन एंड फाइनेंस स्पेसिफिक जो सेक्शन है वो हम यहां पर डिस्कस करने वाले हैं कंप्लीट, ठीक है। तो वन बाय वन क्वेश्चंस देखेंगे। इससे पहले अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं और अगर आप प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल, असिस्टेंट कमिश्नर या फिर किसी भी टीचिंग एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि जैसे वीडियो अपलोड की जाती है उसकी नोटिफिकेशन आप सभी लोगों को मिल सके। इस चैनल पर इसी तरीके की प्रिंसिपल से रिलेटेड और बाकी एग्जाम स्पेसिफिक से रिलेटेड, टीचिंग एग्जाम से रिलेटेड काफी सारी वीडियोस आप लोग के लिए आती रहते हैं और टाइम टू टाइम यहाँ पर टेस्ट सीरीज हम शुरू करते हैं जिससे आपको आपके एग्जाम में बहुत फायदा होगा। इसके अलावा आप स्टडी पोर्टल एकेडमी ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। जो भी हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं ये सारी पीडीएफ आपको हमारी ऐप पर फ्री मटेरियल सेक्शन में मिल जाएंगी। कुछ फ्री टेस्ट भी है जो आप अटेम्प्ट कर सकते हैं। इसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ये ऐप हमारे दोनों ही प्लेटफॉर्म एंड्रॉइड और आईफोन दोनों के लिए ही अवेलेबल है। जब भी आप हमारे ऐप डाउनलोड करते हैं तो यहाँ पर आपको पूरी इंफॉर्मेशन मिल जाती है। इस ऐप पर आपको लाइव क्लासेस, रिकॉर्डेड बैचेस, टेस्ट सीरीज और इंटरव्यू बैचेस भी, यानी कि वन स्टॉप सॉल्यूशन फॉर ऑल टीचिंग एग्जाम्स आपको इस ऐप पर मिल जाता है। जैसे ही आप कोई भी कोर्स परचेज करते हैं इस तरीके के कंटेंट सेक्शन में आपको वेरियस फोल्डर्स मिलते हैं जिसमें आपको टॉपिक वाइज वीडियो, उसका पीडीएफ में कंटेंट प्लस उसके मॉक टेस्ट आपको एक साथ मिल जाते हैं ताकि आप आराम से अच्छे से तैयारी कर पाए। ऑनलाइन मॉक टेस्ट होते हैं जिसमें आप एनालिसिस कर पाएंगे आपकी परफॉर्मेंस कैसे इंक्रीज हो रही है और अगर कोई क्वेश्चन गलत है आपका तो क्या ठीक है, क्या करेक्ट एक्सप्लेनेशन है वो भी हम यहाँ पर देख सकते हैं। तो सबसे पहले अगर आप किसी भी प्रिंसिपल एग्जाम को टारगेट कर रहे हैं और क्योंकि अभी हम केवीएस एलडीसी के बारे में डिस्कस कर रहे हैं तो चांसेस है कि आप में से बहुत सारे लोग केवीएस की ही तैयारी अभी कर रहे हैं। तो अगर आप केवीएस प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल, असिस्टेंट कमिश्नर किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप अगर नेक्स्ट टारगेट लेकर चल रहे हैं कि जब भी नेक्स्ट केवीएस की एग्जाम आएगी तब का आपका टारगेट है, इस बार वाली तो एग्जाम दे रही है, अगर आपका नेक्स्ट एग्जाम का टारगेट है, चाहे केवीएस 1 साल में लेकर आए, 2 साल में लेकर आए, 3 साल में, 4, 5 कभी भी लेकर आए, आपको उस टाइम तक की वैलिडिटी मिलती है इस केवीएस के कोर्स में। केवीएस प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल के लिए है ये जिसमें वैलिडिटी है नेक्स्ट एग्जाम तक। इसमें आपको सारा का सारा रिकॉर्डेड सेक्शन मिलता है, टॉपिक वाइज टॉपिक जो है हमारा रिकॉर्डेड लेक्चर्स इसमें होंगे, जो भी हमारा लेटेस्ट सिलेबस है वो इसमें कवर है। इसमें आपके पास जो आपका पेपर 1, पेपर 2 है, दोनों के दोनों ही पेपर्स को यहां पर कवर किया गया है, एक एक टॉपिक को एज पर द न्यू सिलेबस, और इसमें आपको मॉक टेस्ट मिल जाते हैं आपके टॉपिक वाइज, उसके लिए वीडियोस मिल जाती हैं और कंटेंट पीडीएफ मिल जाता है। तो ये सारी चीजें आपको इस कोर्स में मिल जाती है। इसकी वैलिडिटी नेक्स्ट ईयर तक है। तो अगर आप टारगेट कर रहे हैं नेक्स्ट केवीएस का या फिर आपके फ्रेंड सर्कल में कोई भी तैयारी कर रहे हैं तो आप इस बैच को सजेस्ट कर सकते हैं। अगर कोई भी चेंज होता है इन द केस सिलेबस में तो वो आपको यहाँ पर अपडेट मिल जाएगा। और क्योंकि एडमिन एंड फाइनेंस है तो एक बार हमने पढ़ लिया, ऐसा तो है नहीं कि हमेशा वही चीज रहेंगी। टाइम टू टाइम हमारे पास रूल चेंज आते रहते हैं, अपडेट आते रहते हैं, तो वो अपडेट्स भी आपको यहां पर मिलती रहेंगी टाइम टू टाइम। आप हमें सोशल मीडिया पर भी फॉलो कर सकते हैं। आपको क्या करना होगा, हम व्हाट्सएप पर सबसे ज्यादा विजिबल हैं तो आप अपना नाम, अपने शहर का नाम और अपने एग्जाम का नाम लिख के हमें सेंड कर सकते हैं ताकि आपको आपके एग्जाम से रिलेवेंट सारी इंफॉर्मेशन मिल जाए। ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है, इसकी डिटेल्स भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। अब स्टार्ट करते हैं 1 बाय 1 की एलडीसीई का पेपर। एलडीसी पेपर की अगर हम फीडबैक की बात करें तो फीडबैक कुछ मिला जुला था, काफी लोगों को काफी डिफिकल्ट लगा था क्योंकि साइकोलॉजी का पोर्शन एकदम से बढ़ा दिया गया था केवीएस में और वेरियस सेक्शन से उसमें 5 टोटल सेक्शन दिए गए थे। साथ ही एलडीसी में केवीएस एजुकेशन कोड भी होता है वो भी था
और एडमिन एंड फाइनेंस आपका जो सिलेबस पहले था वैसे ही था। कुछ क्वेश्चंस आपको एज इट इज मिले थे जो 2016-2018 में थे, कुछ क्वेश्चंस थे जो बहुत ही इजी थे, डायरेक्टली थे, बट ज्यादातर जो क्वेश्चंस था वो इस तरीके से थे। और जब इस टाइप के क्वेश्चंस होते हैं जहां पर हमें पता लगाना होता है कि कौन सा करेक्ट है कौन सा रॉन्ग है, दोनों सही है दोनों गलत है, तो वहां पर ऑटोमेटिकली हमारा जो क्वेश्चन का एक पैटर्न है वो लेंदी हो जाता है। तो आपको टाइम मैनेजमेंट सबसे जरूरी है। जब आप केवीएस का एग्जाम दे रहे हैं तो टाइम मैनेजमेंट आप लोग के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है। तो एक एक क्वेश्चन देखेंगे, उसकी एक्सप्लेनेशन देखेंगे, इससे आपको जो आपका एग्जाम है कल उसमें भी आपको पूरी हेल्प मिलेगी। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। हाय कविता, नमस्ते। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ पर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज और आर करेक्ट। नीचे दिए गए ऑप्शन में से कौन सा सही है। फर्स्ट है, when there are no emergencies of work, leave can be claimed as a matter of right। जब कोई भी इमरजेंसी नहीं है, क्या उस टाइम पर हम लीव को एज अ मैटर ऑफ राइट क्लेम कर सकते हैं। Once granted, leave cannot be revoked। एक बार ग्रांट कर दी गई तो लीव को हम दोबारा रिवोक नहीं कर सकते हैं। फटाफट से बताइए, हमने कल ही डिस्कस किया था इसके बारे में, तो यहाँ पर आपको बताना कि कौन सा ऑप्शन सही है। एक ओनली वन, ओनली टू, बोथ वन एंड टू, और फिर बोथ आर इनकरेक्ट। कौन सा सही आपको ये बताना है फटाफट से कमेंट सेक्शन में। तो बताइए आप। पहला है, देखो, when there are no emergency of work, leave cannot be claimed as a matter of right। CCS लीव का रूल नंबर 7 हमें बताता है कि आप लीव को एज ए मैटर ऑफ राइट क्लेम नहीं कर सकते हैं। लीव का एक पूरा प्रोसेस होता है, आप अप्लाई करेंगे, एक्सेप्ट होगी, रिजेक्ट होगी, उसके बाद आप लीव पर जा सकते हैं अगर एक्सेप्ट होती है तो। लेकिन इमरजेंसी होती है तब हम क्या है, तब हमारे पास लीव एज ए मैटर ऑफ राइट हम क्लेम कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास उस टाइम के लिए क्या होती है, वी हैव दी CL। लेकिन अगर इमरजेंसी नहीं है, यानी कि नॉर्मल लीव है, और उस केस में हम कभी भी लीव को एज अ मैटर ऑफ राइट क्लेम नहीं कर सकते हैं। So when there are no emergency of work, leave can be claimed as matter of right। नहीं, क्योंकि हम क्लेम ऐसे नहीं कर सकते हैं। सेकंड है, once granted leave cannot be revoked। जो हमारी लीव सैंक्शनिंग अथॉरिटी होती है उसके पास हमने पढ़ा था कि 3 पावर होती है, या तो वो हमारी लीव को एक्सेप्ट करेगा, या वो हमारी लीव को रिजेक्ट करेगा, और थर्ड उसके पास पावर क्या होती है, रिवोक। रिवोक का मतलब क्या होता है, आपकी लीव सैंक्शन है, आप लीव पर भी हो चाहे, लेकिन ड्यू टू किसी भी पब्लिक इमरजेंसी के कारण आपको वापस बुला लिया गया, रिवोक कर दिया गया। तो एक बार अगर लीव ग्रांट हो गई है तो उसको रिवोक किया जा सकता है। ठीक है, तो कैन नॉट बी रिवोक्ड है, यानी कि ये भी गलत हो गया। तो कौन सा स्टेटमेंट सही हुआ, ABCD में से हमारे दोनों के दोनों ही यहाँ पर जो है गलत हो गए हैं। सो यहाँ पर हमारा आंसर क्या हुआ, बोथ आर इनकरेक्ट। ठीक है, ऑप्शन डी जो है हमारा वो यहां पर हमारा करेक्ट है, बोथ आर इनकरेक्ट है। ठीक है, कई बार जब हम लीव रूल्स पढ़ते हैं, ऐसी चीजें पढ़ते हैं ना, हमें लगता है बहुत आसान सी चीज है, यहां से कुछ क्वेश्चंस पूछा नहीं जाएगा, लेकिन ये जो आसान से स्टेटमेंट्स है यहां से हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है। और एक वन ऑफ द फेवरेट क्वेश्चन है केवीएस का, जो हमेशा लगभग पूछा जाता है, एक एग्जाम छोड़ के अगले में मिल ही जाता है, वो भी हम देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़े तो नेक्स्ट क्वेश्चन है सेम उसी पैटर्न पर है कि नीचे दिए गए ऑप्शन में से आपको बताना है कौन सा करेक्ट है। फर्स्ट क्या लिखा गया है कि when an employee is transferred from one organization to another which has made separate rules, his joining for the journey to that organization shall be governed by which rule। कि कोई भी एम्प्लॉय है और उसको क्या किया गया है, एक ऑर्गेनाइजेशन से दूसरी ऑर्गेनाइजेशन में ट्रांसफर किया गया है, कहां पर, जहां पर सेपरेट रूल्स हैं। ठीक है, जैसे कि हमने कल पढ़ा था, अगर कोई A से B में जा रहा है तो यहां पर उसके CCS लीव रूल्स हैं, यहां पर नहीं है, यहां पर कोई अदर रूल्स हैं। ठीक है, तो सेम वे में यहां के लिए कोई अदर रूल्स हैं। तो he is joining for journey to that organization shall be governed by which rule। तो उसकी जो जर्नी है एक ऑर्गेनाइजेशन से दूसरी ऑर्गेनाइजेशन में कैसे रूल अप्लाई होंगे। फर्स्ट है those of the borrowing organization, क्या बोरोविंग ऑर्गेनाइजेशन वाले ही यहां पर अप्लाई होंगे। सेकेंड है हमारा different provision if expressly made by the mutual agreement between the lending and the borrowing authority। अब lending authority, borrowing authority अगर आपको पता है तो ही आप इसका आंसर दे सकते हो। अब lending borrowing authority कौन है, इसने क्या किया है, एम्प्लॉय यहां पर गया है तो उसने क्या किया है, एम्प्लॉय को उधार लिया है। सो ये वाली जो ऑर्गेनाइजेशन है दैट इज द बोरोविंग ऑथोरिटी, और इसने उधार दिया है लैंडिंग अथॉरिटी, ये वाली है हमारी।
तो आपको बताना है कि अलग अलग प्रोविजन होंगे, पहले म्यूचुअली डिस्कस कर लेंगे कि भाई किसके रूल अप्लाई होंगे, लैंडिंग वाली के या बोरोइंग अथॉरिटी के, उसके अकॉर्डिंग होंगे। तो फटाफट से बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। जब भी एम्प्लॉय का ट्रांसफर होता है, हमने कल क्या पढ़ा था, जब भी एम्प्लॉय का ट्रांसफर होगा अगर टेम्पररी बेसिस पर हो रहा है तो कोई फर्क नहीं पड़ता हमें यहाँ क्या रूल अप्लाई हो रहे हैं। क्यों? क्योंकि एम्प्लॉय को पे यहां से मिलनी है, सैलरी ये वाला देगा, पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन ये है, एम्प्लॉय यहां पर गया है तो वापस यहीं पर आ जाएगा, है ना, तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो यहाँ पर दोज ऑफ बोरोइंग अथॉरिटी अगर टेम्पररी है तो ऑब्वियसली यही वाला होगा। सेकंड क्या है कि यहाँ पर हम म्यूचुअली भी एग्री कर सकते हैं कि कुछ टाइम के लिए, जैसे कि लैंडिंग अथॉरिटी या बोरोइंग अथॉरिटी की कुछ टाइम के लिए अगर ये वाले लीव रूल अप्लाई होंगे तो वो म्यूचुअली डिस्कस किया जा सकता है। तो दोनों के दोनों ही ऑप्शन हमारे यहाँ पर क्या है, बोथ ऑप्शन आर करेक्ट, ठीक है, दोनों ही करेक्ट है हमारे। सो ऑप्शन जो थर्ड है बोथ आर करेक्ट वो हमारा यहाँ पर सही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़े तो हमारा फिर से लीव रूल्स के बारे में क्वेश्चन है। नेक्स्ट पीछे वाला जो मेरा क्वेश्चन था दैट वाज फ्रॉम दी सीसीएस लीव रूल, कहीं ना कहीं 4, 5, 6, अदरवाइज हम उसको FRSR में कंसिडर कर सकते हैं। तो बेसिकली वही चल रहा है अभी हमारा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर करेक्ट, अगेन कौन सा करेक्ट है वो आपको बताना है। हमारा क्वेश्चन किससे है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव से है। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव पर कुछ बातें ध्यान में रखनी होती हैं। एक तो कि आपको इस पे कभी भी सैलरी नहीं मिलती है, ये हमारी वो लीव है जिसपे आपको सैलरी नहीं मिलती है। अब डिपेंड करता है किस रीजन से लिए, ये नहीं कि हमेशा नहीं मिलता, जो डिपेंड करता है किस रीजन से ली है। तो ईओएल को हम दो बेसिस पर ले सकते हैं। फर्स्ट है हमारा प्राइवेट अफेयर्स के बेसिस पर, सेकंड हमारा है कि हम ईओएल को मेडिकल ग्राउंड के बेसिस पर ले सकते हैं, यानी कि मेडिकल इमरजेंसी के टाइम पर ले सकते हैं। तो फर्स्ट ऑप्शन क्या कहता है, EOL on private affairs does not count as qualifying service for increment। जब भी कोई पर्सन डाइज नॉन करता है, लीव पर है लेकिन सैंक्शन नहीं है, ठीक है, जानबूझकर नहीं आ रहा है, किसी को इन्फॉर्म नहीं किया, एम्प्लॉय आया है लेकिन काम नहीं कर रहा है, ये सारे हम डाइज नॉन में कंसिडर करते हैं और उस टाइम के लिए हम EOL लगा सकते हैं, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव लगा सकते हैं, ठीक है। तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव को हम क्वालिफाइंग सर्विस जब निकालते हैं उससे हम अलग करके चलते हैं अगर हमारा प्राइवेट अफेयर्स है। So EOL on private affairs does not count as qualifying service for increment, बिल्कुल करेक्ट है। सेकेंड है हमारा EOL ऑन मेडिकल ग्राउंड्स काउंट एज क्वालिफाइंग सर्विस फॉर इंक्रीमेंट। देखो मेडिकल ग्राउंड्स आ गया तो ये वाला एक्सेप्शन तो हमारे पास हर जगह पर है, राइट, ठीक है। अगर नहीं भी पता है तो EOL का हमारे पास क्या है, हर जगह पर ये वाला ऑप्शन है। तो EOL ऑन मेडिकल ग्राउंड्स हमेशा हम क्वालिफाइंग सर्विस के लिए उसको काउंट करते हैं। तो हमारा फर्स्ट भी करेक्ट है और सेकेंड भी करेक्ट है। तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव में क्या बातें याद रखनी है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव में कोई लीव सैलरी नहीं मिलती, दो तरीकों से मिलता है, या तो प्राइवेट अफेयर्स है या आपका मेडिकल ग्राउंड है। मेडिकल ग्राउंड को हम काउंट करते हैं बट EOL जो प्राइवेट अफेयर्स पे उसमें हम काउंट नहीं करते। अच्छा, कहां पे इफेक्ट पड़ता है, कैसे इंक्रीमेंट होता है, इंक्रीमेंट दो बार होता है, एक बार जनवरी और एक बार जुलाई। अब ये डिपेंड करता है कि आपकी ज्वाइनिंग कब हुई है या आपका प्रमोशन, आपका इंक्रीमेंट कब हुआ है, एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर, बहुत सारे वेरियस पर अफेक्ट पड़ता है। ऐसा नहीं कि किसी का हमेशा से जनवरी में होता है इंक्रीमेंट तो उसका हमेशा जनवरी में होगा, डिपेंडिंग जुलाई में भी हो सकता है, अगर उसका प्रमोशन बीच में हो गया, वहां से उसने पे फिक्सेशन ले ली, तो अलग अलग चीजों पे डिपेंड करता है, राइट। तो ये चीजें कि साल में दो बार गवर्नमेंट करती है लेकिन एम्प्लॉय का एक ही बार होता है, या तो वो जनवरी में आएगा या वो जुलाई में आएगा। अगर जनवरी में है तो हम इंक्रीमेंट कैसे देखते हैं, 1 जनवरी से लेकर 31 दिसंबर तक देखते हैं। जुलाई में है तो हम यहां पर कैसे देखेंगे, यहां पर हम देखेंगे 31 अगस्त तक, जुलाई जून तक, 30 जून तक, ठीक है, 1 जुलाई से। तो इस साल में, पूरे साल में जो उसकी क्वालिफाइंग सर्विस है, अगर कोई भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पीरियड है, डाइज नोन है, उसको हटा के अगर क्वालिफाइंग सर्विस किसी एम्प्लॉय की ग्रेटर देन 6 मंथ्स है तो ही हम इंक्रीमेंट देते हैं। अगर EOL किसी का बहुत ज्यादा हो गया और इसके एक साल में, मान लीजिए ये वाला साल था, इसको इंक्रीमेंट मिलना था एम्प्लॉय को जन में, लेकिन यहाँ पे इसने 8 मंथ्स का EOL कर लिया, डाइज नोन कर लिया, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एंड प्राइवेट अफेयर्स 8 मंथ्स का हो गया, यानी कि क्वालिफाइंग सर्विस मेरे पास 4 मंथ की है, तो 4 मंथ की क्वालिफाइंग सर्विस में काम चलेगा नहीं, क्योंकि 6 महीने से ज्यादा चाहिए तभी इंक्रीमेंट मिलेगा। तो ऐसे केस में हम इसका इंक्रीमेंट क्या कर देते हैं, पोस्टपोन कर देते हैं। तो क्वालिफाइंग सर्विस के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है
है कि आपकी ड्यूटी और ये सारी चीजें हो। क्वालिफाइंग सर्विस के बारे में हमें पता चलता है हमारे सीसीएस पेंशन रूल में, जहां पर डिटेल में दिया गया है कि कहां पे हम क्वालिफाइंग सर्विस को काउंट करते हैं और कहां पर हम उसको काउंट नहीं करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज और आर करेक्ट। नीचे दिए गए ऑप्शन में से अगेन कौन सा करेक्ट है ये आपको बताना है। An employee is appointed to another post in government on acceptation of the technical navigation. Later on, he rejoins the earlier post. The period spent in another department will. कोई भी पर्सन है, उसने क्या किया है, टेक्निकल नेविगेशन से उसने एक्सेप्ट किया है, किसी दूसरी पोस्ट में वो एम्प्लॉय चला गया है। बाद में क्या हुआ, उसने दोबारा से रिज्वाइन कर ली है अपनी अर्लियर पोस्ट। तो जो भी पीरियड उसने स्पेंड किया है दूसरी ऑर्गेनाइजेशन में, पहले यहां था ए में, अब बी में चला गया, तो बी में जो उसने स्पेंड किया है, क्या हम उसको क्वालिफाइंग सर्विस में काउंट करेंगे या नहीं करेंगे। तो ऑप्शन 1 है नॉट काउंट फॉर प्रमोशन बट विल काउंट फॉर सीनियोरिटी इन अर्लियर पोस्ट। हम उसको प्रमोशन के लिए काउंट नहीं करेंगे, लेकिन हम उसको पोस्ट के लिए सीनियोरिटी के बेसिस पर जरूर काउंट करेंगे। सेकेंड, ना तो हम उसको काउंट किए प्रमोशन के लिए, ना ही सीनियरिटी के लिए। सो नीदर काउंट फॉर प्रमोशन एंड नॉट फॉर दी सीनियरिटी इन दी अर्लियर पोस्ट। तो इसमें से आपको बताना है कि कौन सा यहां पर सही है। तो ऐसे केस में क्या होता है कि कोई भी एम्प्लॉय अगर टेक्निकल नेविगेशन से गया है तो हम उसको प्रमोशन के लिए काउंट नहीं करेंगे, लेकिन उसकी सीनियरिटी तो हम काउंट करेंगे, उसको एक्सपीरियंस तो हुआ है, तो सीनियरिटी जो है वो सिर्फ हम यहां पर काउंट करते हैं। तो हमारे पास राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ए, क्योंकि सेकंड ऑप्शन हमारा गलत है। तो ओनली 1 हमारे पास जो ऑप्शन है वो हमारे पास यहां पर राइट हो जाएगा। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन द सेम बेसिस पर है। So seniority of direct recruits will be in the order of merit at the time of initial appointment. जब initial appointment होती है, ज्वाइनिंग होती है, तो उस टाइम पर जो डायरेक्ट रिक्रूट्स हैं उनकी सीनियोरिटी किसके बेसिस पर हम देखते हैं, इन द बेसिस ऑफ मेरिट, मेरिट के बेसिस पर देखते हैं। यही होता है, आपने कभी सुना है कि जब एक लेवल पे होते हैं एम्प्लॉय तो हम देखते हैं कि किसकी एज कम ज्यादा या क्या रूल्स कहता है उसके अकॉर्डिंग। लेकिन कभी ऐसा हुआ है कि आपने भी एग्जाम दिया है और किसी दूसरे एम्प्लॉय ने भी एग्जाम दिया है, आपकी एज जो है अभी 30 है, ठीक है, किसी और की अभी 40 है, तो 40 वाले को जॉब लग जाए और जबकि आपके मेरिट के बेसिस पर ना हो। ऐसा होता तो जो सीनियर पीपल है सबसे पहले उनकी जॉब लगती, जो हम एज रिलैक्सेशन देते हैं उनकी जॉब लगती और जूनियर सारे रह जाते हैं ना, बट ऐसा होता नहीं है। सो सीनियरिटी जो डायरेक्ट रिक्रूट हम करते हैं, जो इनिशियल अपॉइंटमेंट करते हैं, ठीक है, जैसे अभी केवीएस की ओपन रिक्रूटमेंट हुई वहां पर, तो क्या किसी चीज से फर्क पड़ता है आप कितनी एज के हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। बेसिस ऑन द ऑर्डर ऑफ मेरिट, किसने कितना रिटर्न में अच्छा किया प्लस इंटरव्यू में कितना अच्छा किया, दोनों को मिला के किसने अच्छा किया उस पर डिपेंड करता है। तो ये वाला तो हमारा है करेक्ट, ठीक है। सेकंड भी देख लेते हैं। Whosoever is confirmed earlier in the entry grade will become senior to those who are confirmed later. जो भी confirmed हुए हैं पहले, earlier हो गए हैं एंट्री ग्रेड में, और वो सीनियर बन जाएंगे उनके जो कि बाद में confirm हुए। ऐसा कुछ नहीं है। सीनियोरिटी किस पे रहेगी, सीनियोरिटी हमारा बेसिकली ऐसा नहीं है कि जो पहले confirm हो गए वो अब हमारे सीनियर हैं और जो बाद में confirm हो गए हैं will become senior to those who are confirmed later, कि जो पहले confirm हो पहले सीनियर हो गया, जो बाद में confirm हुआ है वो जूनियर रह गया। ऐसा तो नहीं होता। अब कोई किसी पोस्ट पे कंफर्म हो रहा है, कोई किसी पोस्ट पे, कौन जूनियर सीनियर है, दैट विल डिपेंड ऑन दी क्वालिटी, आपकी सर्विस कितनी है, बहुत सारे पैरामीटर्स हैं, उस पर डिपेंड करती है। तो सेकंड इज रॉन्ग, ओनली फर्स्ट हमारा जो ऑप्शन है यहाँ पे वो करेक्ट है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। Which one of the following articles of the Constitution of India provides the backlog will be treated as a class in itself and will not be considered for the limit of 50% of reservation list? जब हम एडमिन एंड फाइनेंस पढ़ते हैं ना तो हमारी पॉलिटी के कुछ आर्टिकल्स ऑटोमेटिकली हमारे साथ अटैच हो जाते हैं, जिसमें से आपको कुछ चीजें तो पता ही होनी चाहिए, जैसे कि फंडामेंटल राइट्स कहां से कहां तक हैं, क्या बात करते हैं,
ठीक है, फंडामेंटल राइट्स के बारे में, हमारा जो डीपीएसपी है उसके बारे में, ये कुछ चीजें हैं जो आपको पता ही होनी चाहिए जब हम ये चीजें पढ़ रहे हैं। जैसे जब हम सीसीए रूल्स पढ़ते हैं तो वहां पर हमें आर्टिकल 309, 310, 311, आर्टिकल 148 ये सारे पता होने चाहिए। ठीक है, क्योंकि हमें क्या होता है एग्जाम में, अब हमें ये आर्टिकल वाला क्वेश्चन दिख गया, अब आप बोलोगे कॉन्स्टिट्यूशन से पूछा हुआ है, आर्टिकल है, पॉलिटी थोड़ी ना, हम तो एडमिन एंड फिनेंस पढ़ रहे हैं। लेकिन हर जब भी कोई टॉपिक पढ़ते हो कुछ ना कुछ आर्टिकल है जो ऑटोमेटिकली आपके अटैच है और आपको वो चीजें पता होनी चाहिए। तो क्वेश्चन क्या है हमारा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइड्स, कौन सा जो नीचे दिए गए ऑप्शन है इनमें से हमारे भारत के संविधान के अनुसार कौन सा आर्टिकल है जो हमें प्रोवाइड करता है, क्या प्रोवाइड करता है, बैकलॉग विल बी ट्रीटेड एज ए क्लास इन इटसेल्फ, बैकलॉग को हम इटसेल्फ एक क्लास में कंसिडर करेंगे, एंड विल नॉट बी कंसिडर्ड फॉर द लिमिट ऑफ 50%, जो हमारा रिजर्वेशन लिस्ट है उसमें हम इसको कंसिडर नहीं करेंगे। तो इसके लिए हमारे पास कौन सा आर्टिकल है वो आपको बताना है। सो दिस इज गिवन इन द आर्टिकल 16 का 4th बी में हमारे पास ये दिया गया है। सो थर्ड ऑप्शन यहां पर करेक्ट है। Now next question पर चले। नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन द सेम पैटर्न। फर्स्ट ऑप्शन क्या कहता है, where a person migrates from one state to another, he can claim to belong to SC, ST, OBC only in relation to state। अगर कोई भी पर्सन है एक स्टेट से दूसरे स्टेट में मूव कर गया है, एक राज्य से दूसरे राज्य में माइग्रेट कर गया है, ठीक है, तो क्या जो वो SC, ST, OBC था ओनली इन रिलेशन टू जो स्टेट था टू विच ही इज ओरिजिनली बिलोंग एंड नॉट इन रिस्पेक्ट ऑफ द स्टेट इन विच ही वाज माइग्रेटेड। अगर कोई भी एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जाता है, सपोज कोई हरियाणा से अब पंजाब में जाता है, ठीक है, तो जो उसका यहाँ पे कास्ट सर्टिफिकेट होगा SC, ST, OBC, क्या वो इस स्टेट पे काम करेगा या फिर वो स्टेट स्पेसिफिक होता है कि सिर्फ हरियाणा के लिए बाकी लोगों के लिए नहीं करेगा, वो आपको बताना है। सेकंड क्या कहता है, देयर इज नो रिलीजियस बार फॉर बीइंग ट्रीटेड एज ST और OBC बट एन SC नेसेसरली हैज टू बी हिंदू, सिख और बौद्ध। क्या ऐसा है कहीं पर रूल कि हम बोले कि किसी भी कोई भी बार नहीं हमारे रिलीजन्स को लेकर कि SC, ST में है, ST OBC में बेसिकली कोई बार नहीं है कि किस धर्म के लोग होंगे, लेकिन SC में है कि हिंदू, सिख, बौद्ध होंगे। क्या कुछ ऐसा है हमारे पास, कभी ऐसा सुने हैं आप लोगों ने? बताओ इसमें कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, A, B, C और D? तो अगर इसको हम एग्जाम्पल के तौर पर लेकर देखें फर्स्ट वाले ऑप्शन को, तो DSSB के फॉर्म भरते हैं दिल्ली में, ठीक है, और जो बाहर के OBC वैसे हैं क्या वो उसमें काउंट होते हैं? नहीं होते हैं। इसी तरीके की हर एक स्टेट ने अपने स्टेट का कुछ कोटा दे रखा है कि इस स्टेट के इस पर्सन को हम यहाँ पर क्या देंगे, रिलैक्सेशन है हमारे पास। तो अगर मान लीजिए किसी को हरियाणा में फॉर्म भरनी है और वो हरियाणा का नहीं है, तो क्या SC, ST वहां पर अप्लाई करता है? वो नहीं, क्योंकि क्या होता है, लिखा होता है अदर देन स्टेट विल बी कंसिडर्ड इन जर्नल। तो जो भी किसी भी कैटेगरी के हो, अगर हरियाणा से बाहर के हैं तो वो ऑटोमेटिकली हमारे लिए क्या है, जनरल कैटेगरी में है। तो ये तो आपका करेक्ट है फर्स्ट ऑप्शन की जो हमारा SC, ST, OBC है वो किसके अकॉर्डिंग होता है, स्टेट के अकॉर्डिंग होता है। इससे रिलेटेड आपको अपनी स्टेट में रिलैक्सेशन मिल सकता है, बाहर नहीं मिल सकता किसी, ठीक है। सेकेंडली कि कोई रिलीजियस बार नहीं है ST या फिर OBC में, लेकिन जो हमारी SC है, शेड्यूल्ड कास्ट है, वो हिंदू, सिख, बौद्ध इन्हीं में से है, बेसिकली ज्यादातर हमारी है भी इसी में से। सो हमारे यहाँ पर कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाता है, यहाँ पर हमारे पास बोथ ही ऑप्शन जो है वो हमारे पास करेक्ट है, ठीक है। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, जो फर्स्ट सेकंड है दोनों ही ठीक है, तो बोथ द ऑप्शन करेक्ट, ये हमारा थर्ड ऑप्शन करेक्ट है। दिस इज एज पर द KVS की, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास which of the following correct, if reservation applies the extended zone for filling reserved vacancy will be 5 times the number of vacancy। अगर रिजर्वेशन अप्लाई होती है तो जो हम रिजर्व्ड वैकेंसी को फिल कर रहे हैं उसके एक्सटेंडेड जोन में हम कितना ले सकते हैं, जितनी भी हमारे पास नंबर ऑफ वैकेंसी उसका 5 टाइम।
सेकेंड हमारे पास क्या कहता है, एक्सटेंडेड जोन विल बी द सेम इन प्रमोशन बाय सेलेक्टिंग विद इन ग्रुप ए। जो एक्सटेंडेड जोन होगा वो सेम होगा इन द प्रमोशन विद इन द ग्रुप ए हम सेलेक्ट कर रहे हैं। तो फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे हमारा करेक्ट है कि जो हम रिजर्वेशन अप्लाई करते हैं तो कितना हम लेकर चलते हैं, 5 टाइम्स द नंबर ऑफ वैकेंसी। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन हमारे यहाँ पर करेक्ट है, लेकिन जो हमारा सेकेंड ऑप्शन है ना वो करेक्ट नहीं है। तो ऑप्शन ए ओनली 1 हमारा यहाँ पर करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द रिजर्वेशन ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी। ये आपको पता है इतने ज्यादा क्वेश्चंस हम क्यों कर रहे हैं, क्यों इतने रिजर्वेशन के 2016 2018 में तो ऐसा कुछ था नहीं हमारे पास, क्योंकि हमारे पास 2 टॉपिक नए ऐड हुए थे। आपको पता है कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन रिलेटेड टू SC ST OBC और पर्सन विद फिजिकल डिसेबिलिटी, इन सब में। तो यहां से ये क्वेश्चंस हमारे पास हैं। ठीक है, सो द रिजर्वेशन ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी इन डायरेक्ट रिक्रूटमेंट इज 4% ऑफ द टोटल वैकेंसी फिल्ड बाय डायरेक्ट रिक्रूटमेंट। अगर हम पर्सन विद डिसेबिलिटी की रिजर्वेशन की बात करें तो क्या डायरेक्ट रिक्रूटमेंट में ये 4% है, ओनली 4% है। सेकेंड है कि द रिजर्वेशन फॉर PWD इज वैकेंसी बेस्ड, या जो हमारी रिजर्वेशन है वो हमारी वैकेंसी बेस्ड है। तो अगर आपने अपना नोटिफिकेशन कभी ध्यान से देखा हो तो हमारे पास क्या है, एक तो हमारे पास वैकेंसी बेस्ड होता ही है। आप देखते हो ना OBC के लिए कितनी है, जनरल के लिए कितनी है, SC ST के लिए कितनी है, फिर पर्सन विद डिसेबिलिटी के लिए कितनी है, पर्सन विद डिसेबिलिटी में भी डिफरेंट एलिजिबिलिटी के लिए वैकेंसी है कि नहीं। तो ये तो हमारे पास होता है। फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट। नाउ फर्स्ट जो हमारा ये है ये करेक्ट है। और जहां पर डायरेक्ट रिक्रूटमेंट में रिजर्वेशन की बात करें सो दैट इज 4%, तो ये भी हमारा करेक्ट है। तो बोथ 1 and 2 दोनों करेक्ट है। तो ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन 3 करेक्ट हो जाएगा। बोथ आर दी करेक्ट। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following is or are correct? On merit concept means selection of the same standard as applied to general candidates. On merit का concept क्या कहता है, यानी कि same selection से हम standards अपनाएंगे जो कि हम किसी जनरल कैटेगरी के कैंडिडेट्स के लिए अपना रहे हैं। Candidates appointed on their own merit will lose their status of SC ST in future promotion. जब आगे कभी प्रमोशन होगा तो क्या उनको SC ST की मेरिट के बेसिस पर जो अपॉइंट हुए थे वो क्या कर देंगे, वो उनकी खत्म हो जाएंगी। तो ऐसा कभी सुना है? तो देखो SC ST की अगर हम बात करें कि SC ST पे आपने सिलेक्शन तो ले लिया, क्या प्रमोशन उसके बेसिस पर होता है? नहीं होता। ये तो वही हो गया कि अगर मैं बोलूं कि एग्जामिनेशन में अगर हम यूनिवर्सिटी में एडमिशन दे रहे हैं कि ये OBC है, ये SC ST है, उसके बेसिस पर क्या ऐसा होता है? फिर यूनिवर्सिटी के एग्जाम आप दे रहे हो कि कोई 50% पे पास है जनरल कैटेगरी, वहां पे OBC 40 पर है, या SC ST 30% पे पास है, ऐसा तो नहीं होते। वहां पे रिजल्ट का सेम क्राइटेरिया। तो सेम वे में यहां पर सिर्फ जब रिक्रूटमेंट होती है वहां पर कैटेगरी वाइज हमारे पास पोस्ट है, लेकिन जब प्रमोशन की बात आती है तब हम ये नहीं देखते कि अभी SC ST को ही प्रमोट करना है या हमें OBC को ही प्रमोट करना है। वहां पर हमारा ओवरऑल सभी बराबर हो जाते हैं कैंडिडेट्स और उसके बेसिस पर होते हैं। सो कैंडिडेट्स अपॉइंट ऑन देयर ओन पोस्ट विल लूज देयर स्टेटस ऑफ SC ST इन फ्यूचर प्रमोशन। तो वहां पर फ्यूचर प्रमोशन में वो क्या कर देते हैं, वो लॉस हो जाते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन पढ़ो, फर्स्ट स्टेटमेंट बताओ कि करेक्ट है कि नहीं। क्या कहता है, ऑन मेरिट कंसेप्ट मीन सिलेक्शन ऑन दी सेम स्टैंडर्ड एज अप्लाइकेबल टू जनरल कैंडिडेट्स। ऑन मेरिट यानी कि मेरिट के बेस पे, हम यहाँ पर कोई कैटेगरी नहीं देखेंगे कि कौन किस कैटेगरी का है, सबको सेम। तो हमारा फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है, सेकंड वाला ऑप्शन हमारा गलत है। तो राइट ऑप्शन हमारा कौन सा हो गया, फर्स्ट हो गया। ओनली फर्स्ट इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका ऑफिस मैनेजमेंट से। ऑफिस जो प्रोसीजर है आपका, ऑफिस मैनेजमेंट का जो एक टॉपिक दिया हुआ है उससे आपका है। ठीक है, वहां पे आपके डाक फाइल्स के बारे में एक चैप्टर है वहीं से। तो यहां पर क्या है, कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, सेम वही आपको बताना है। अर्जेंट डाक मींस डाक मार्क्ड इमीडिएट प्रायोरिटी एक्सेट्रा। अर्जेंट डाक का मतलब क्या है, इमीडिएट प्रायोरिटी पे है वो है।
क्लासिफाइड डाक मींस डाक बेयरिंग ए सिक्योरिटी ग्रेड, और जो हमारा क्लासिफाइड डाक है उसका मतलब क्या है, हमारे पास जो सिक्योरिटी ग्रेडिंग द्वारा बेयर है वो हमारे पास है। तो यहां पर आप देखोगे अर्जेंट का मतलब यही है, इमीडिएट का मतलब क्या है, इमीडिएट का मतलब ऐसा डाक जिस पर इमीडिएटली एक्शन लेना है, यानी कि इमीडिएटली डिलीवर करना है। फिर हमारे पास होता है आगे प्रायोरिटी से, भाई टॉप प्रायोरिटी है या लो प्रायोरिटी, उसके अकॉर्डिंग फिर वो होता है। और कॉन्फिडेंशियल या क्लासिफाइड को हम क्या बोलते हैं, जहां पर सिक्योरिटी ग्रेडिंग होगी, ठीक है, जहां पे लिखा होता है कॉन्फिडेंशियल है या फिर सीक्रेट है, ये सिक्योरिटी ग्रेडिंग अगर किसी पर है तो उसका मतलब क्या है, वो हमारे पास क्लासिफाइड डाक है। तो दोनों के दोनों स्टेटमेंट हमारे पास यहां पर करेक्ट है, तो इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट है, बोथ आर द करेक्ट, थर्ड ऑप्शन आपका यहां पर करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बताना है कौन सी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज नहीं है। ये क्वेश्चन भी अगेन वी हैव फ्रॉम द ऑफिस मैनेजमेंट, जहां पर आपको डिफरेंट टाइप्स ऑफ बॉडीज के बारे में पढ़ना होता है। कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी क्या है, स्टैट्यूटरी बॉडी क्या है, एक क्वासी वर्ड लग जाता है, तो जैसे कि क्वासी जो बॉडीज हैं वो हमारे पास क्या है उसके बारे में। तो यहां पर आपको बताना है कौन सी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है, यानी कि जिसके बारे में हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कोई भी प्रोविजन नहीं है उसके बारे में आपको बताना है। सो सीवीसी, सीआईसी और माइनॉरिटी कमीशन, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन, सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमिश्नर और माइनॉरिटी कमिश्नर। आई होप इसका आंसर आप आसानी से दे सकते हैं। फटाफट से सोचो कि कौन सा ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट होगा। तीनों की तीनों कॉन्स्टिट्यूशन है, कोई दो है, वो बताना आपको। कौन सी बॉडी आपको लगता है कि जो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है, नहीं है बताना है, जो नहीं है। अगर आपने ऑफिस प्रोसीजर पढ़ा है तो यू नो द आंसर। यहां पर हमारे पास कोई भी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है, तो राइट ऑप्शन इज 1 2 3, तीनों में से कोई भी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन द सेम पैटर्न, और ये क्वेश्चन कहां से है आपका, द verbatim reproduction of extracts from the fresh receipt should not be attempted। ठीक है, अगेन ऑफिस प्रोसीजर एफआर के बारे में दिया गया है। relevant provision of the rules should be reproduced in the note rather than the placing the relevant extracts of a rule on the file and drawing attention to it। so फाइल के बारे में, हमारा डाक के बारे में, प्रेस रिसिप्ट, पीयूसी, सीआईएफसी, हमारा सीआरयू यूनिट, इन सब के बारे में कहां पर है हमारे पास ऑफिस प्रोसीजर में। तो पहला ऑप्शन क्या कहता है, verbatim reproduction of extracts from the fresh receipt should not be attempted। सेकेंड है हमारे पास रेलिवेंट प्रोविजन ऑफ द रूल शुड बी रिप्रोड्यूस्ड इन द नोट रादर देन द रेलिवेंट एक्सट्रैक्ट्स ऑफ ए रूल ऑन द फाइल एंड ड्रॉइंग अटेंशन टू इट। तो जो भी रेलिवेंट प्रोविजन होते हैं वो रूल्स के, वो हम नोट पे नहीं, बेसिकली वो तो हमारी फाइल का ही पार्ट हो गया। नोट पे तो कोई भी इंस्ट्रक्शन है या किसी के बारे में हम कुछ लिख रहे हैं, किसी अदर फाइल को हम मेंशन कर रहे हैं, वो हमारे पास हो गया। तो यहाँ पर हमारे पास कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, सिर्फ फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है, तो ओनली वन हमारे पास राइट ऑप्शन आ जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास है, फिर से आपको बताना है कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। सेमी ऑफिशियल लेटर, अगेन ऑफिस मैनेजमेंट में आपका एक पार्ट आता है, और वो किसके लिए आता है, ऑफिशियल कम्युनिकेशन जो आप करते हो वो किस तरीके से करोगे उसके बारे में ये हमारे पास एक चैप्टर है। ठीक है, लेटर्स हो गया हमारे पास, प्रेस रिलीज है, हमारे पास ऑर्डर है, ऑफिस ऑर्डर है, ओएम है, उन सभी चीजों के बारे में हम ऑफिस कम्युनिकेशन में पढ़ते हैं कि ऑफिस में जो भी कम्युनिकेशन होगी कैसे होगी। So a semi-official letter should be addressed by an officer who is of the same level as the officer to whom it is addressed, one level below the officer to whom is addressed, two levels below the officer to whom is addressed। तो आपको बताना है semi-official letter, यानी कि official तो है नहीं, देखो है ना, नाम से पता चल रहा ऑफिशियल लेटर नहीं है, सेमी ऑफिशियल है कि आधा टाइप ऑफ कि कुछ जो है हमारा वो ऑफिशियल, हम इसको डेमी ऑफिशियल लेटर भी बोलते हैं। ठीक है,
तो सेमी ऑफिशियल लेटर में आप इसको कब यूज करते हो, जब आपको बहुत ज्यादा फॉर्मली बात नहीं करनी है, ऑफिशियली मेल नहीं करनी है। हमें ज्यादातर हम क्या है कि हम किसी ऐसे पर्सन को विद इन द डिपार्टमेंट, अपने ऑफिसर को हम मेल लिख रहे हैं जिसके साथ हमारा रिलेशन कैसा है, थोड़ा फ्रेंडली टाइप नेचर है, ठीक है, थोड़ा फ्रेंडली है, थोड़ा पर्सनल टच उसमें है, ऑफिशियल नहीं है। तो इसमें आपको बताना है कि इस लेटर को आप किस किस को लिख सकते हो। सेम लेवल का ऑफिसर होगा उसी को लिख पाओगे, या फिर एक लेवल जूनियर, या फिर 2 लेवल जूनियर, ये आपको बताना है। तो बताइए फटाफट किसको लिख पाएंगे। तो देखो सेम लेवल को तो हम लिख ही पाएंगे, मैं मैनेजर हूं, सामने वाला मैनेजर सेम लेवल पे, तो और जूनियर में तो कोई दिक्कत है ही नहीं। सो 1 लेवल हो, 2 लेवल हो या 3 लेवल हो, जूनियर में कोई प्रॉब्लम है ही नहीं, तो तीनों को लिख पाएंगे हम, सेम पर भी, 1 पे भी और 2 पे भी। तो हमारा कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो गया, फोर्थ, फर्स्ट सेकंड थर्ड हमारे यहां पर करेक्ट हो गया। दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर ऑफिशियल कम्युनिकेशन, इसमें से 1-2 क्वेश्चन हमेशा आ जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो कुछ हमें यहाँ पर सिंपल सा क्वेश्चन दिख रहा है काफी क्वेश्चंस के बाद। Where delay is anticipated in sending a final reply to member of parliament, an interim reply will be sent within how many days from the date of receipt? Again, इसके बारे में भी हमें ऑफिस मैनेजमेंट में टाइमलाइंस के बारे में बताया जाता है कि अगर कोई भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, एमपी आपको कोई भी लेटर सेंड करता है, अगर आप उसका रिप्लाई नहीं कर पा रहे, आपको नहीं पता है क्या रिप्लाई करना है, तो एटलीस्ट इंट्रीम रिप्लाई चला जाना चाहिए। इंट्रीम रिप्लाई एटलीस्ट आप उस मेल को एक्नॉलेज कर दो कि बता दो कि आप इन प्रोसेस में हो, यू विल लेट देम नो या यू विल गेट बैक टू देम, उसके अकॉर्डिंग आप इंट्रीम रिप्लाई सेंड कर सकते हो। तो कितने टाइम लिमिट है कि अगर आपके पास कोई रिप्लाई नहीं है तो इंट्रीम रिप्लाई कितने दिन के अंदर चला जाना चाहिए। Where delay is anticipated in sending a final reply to member of parliament, an interim reply जो है आपका कहां तक हो जाना चाहिए, will be sent from how many days from the date of receipt, at least 1 month के अंदर तो आपको वो सेंड हो जाना चाहिए, ठीक है। सो दैट इज द टाइम लिमिट इज 1 मंथ, यानी कि 30 डेज के अंदर भी अगर आपने रिप्लाई नहीं किया है तो यू शुड डू एटलीस्ट द इंट्रीम रिप्लाई। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कहां से है, सीसीएस कंडक्ट रूल से 1964 से है। The term members of family include which of the following in terms of CCS conduct rules? जो फैमिली है हमारी, हम CCS conduct rules में बात करते हैं तो वो क्या कौन कौन यहाँ पे हमारा इंक्लूड है। फर्स्ट है wholly dependent step daughter not residing with the government servant. Second, a judicially separated wife not dependent on the government servant. कौन सा है हमारे पास CCS conduct rules की बात करें, wholly dependent step daughter not रेजाइडिंग विद द गवर्नमेंट सर्वेंट, क्या ये हमारे पास फैमिली में इंक्लूड होगी, या फिर होली जुडिशली सेपरेटेड वाइफ नॉट डिपेंडेंट ऑन द गवर्नमेंट सर्वेंट। बेसिकली अगर वो नहीं है डिपेंडेंट तो हम उसको यहाँ पे काउंट नहीं करेंगे, तो वो हमारे लिए फैमिली में इंक्लूडेड नहीं है। लेकिन होली डिपेंडेंट है, स्टेप डॉटर, फैमिली की बात करें कि फैमिली में हमारे पास है फैमिली मेंबर, कोई रूल अप्लाई की बात नहीं कर रहे कि किसी को एलटीसी मिलेगा या पेंशन में कौन है क्या, जनरल एक फैमिली, तो हमारी डिपेंडेंट हो कितनी बड़ी हो, स्टेप डॉटर हो, तो वो फैमिली में तो है, फैमिली में इंक्लूडेड है, गवर्नमेंट सर्वेंट के साथ रहे या ना रहे, फैमिली में हमारे पास यहाँ पर इंक्लूडेड है। तो हमारे पास ऑप्शन ए जो है हमारे पास वो करेक्ट हो गया है, ठीक है। लेकिन जुडिशली सेपरेटेड को हम यहाँ पर काउंट नहीं करते। जुडिशली सेपरेटेड हमारे पास कहाँ है, मेडिकल रूल्स में। कई लोगों का क्वेश्चन होता है जुडिशली सेपरेटेड हम बात करते हैं या फिर हम एक बोलते हैं डिवोर्स, दोनों में क्या फर्क होता है। सो जुडिशली सेपरेटेड इज अ प्रोसेस जस्ट बिफोर द डिवोर्स। डिवोर्स लेने से पहले कोर्ट आपको बोलता है टाइम दे लो, मौका है आपके पास, आप डिवोर्स लेना चाहते हो नहीं लेना चाहते हो, तो जुडिशली सेपरेटेड हो जाते हैं दोनों, और ठीक है। तो वो जुडिशली सेपरेटेड के बाद नेक्स्ट स्टेप इज द डिवोर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। यहां पर आपके पास एक सिलेबस में आरटीआई एक्ट दिया गया है, तो आरटीआई एक्ट जो सिलेबस में है उसके अकॉर्डिंग आपको यहां पर क्वेश्चन बताना है। राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट जिसका नाम है, तो फर्स्ट क्या है, सब्जेक्ट टू द प्रोविजन ऑफ आरटीआई एक्ट नो गवर्नमेंट सर्वेंट शैल कम्युनिकेट एनी ऑफिशियल डॉक्यूमेंट टू एनीवन to whom he is not authorized to communicate such document। आरटीआई एक्ट क्या कहता है कि कोई भी गवर्नमेंट सर्वेंट किसी भी ऑफिशियल डॉक्यूमेंट को किसी भी ऐसे पर्सन को नहीं देगा जो कि जिसको कि वो ऑथराइज नहीं है कोई भी ऐसा डॉक्यूमेंट देने के।
Second, no prior sanction is necessary for raising of funds in pursuance of philanthropic purposes. तो अगर आप फंड रेज कर रहे हो तो देखो वहां तो हमें सैंक्शन की जरूरत पड़ती है, तो फंड रेज करने के लिए हमारे पास सैंक्शन की जरूरत है। तो ये वाला तो गलत है, लेकिन ये बिल्कुल सही है कि आप किसी भी ऐसे पर्सन को तो इंफॉर्मेशन शेयर नहीं कर सकते। अगर कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन तो आपको अपने पास रखनी है या आप ऑथराइज नहीं हो तो आप शेयर नहीं कर सकते हो। सो ओनली वन हमारा जो यहाँ पर है दैट इज करेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं। Next question, again the same pattern. If the transaction is with a person having official dealing with the government servant, कहां से है हमारा क्वेश्चन? CCS कंडक्ट रूल से है ये हमारा क्वेश्चन। क्या कहता है क्वेश्चन? क्वेश्चन कहता है कि अगर ट्रांजैक्शन किसी ऐसे पर्सन के साथ आप कर रहे हो, आप गवर्नमेंट ऑफिशियल हो, आप अपने पद पर बने हुए किसी के साथ भी आपकी ऑफिशियल डीलिंग है, कोई आपका वेंडर है, क्लाइंट है, किसी के साथ भी ऑफिशियल डीलिंग है, तो इसके रिस्पेक्टिव में कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? If the transaction is a person who have official dealing with the government servant, prior permission is necessary irrespective of value of immovable property. अगर आप किसी ऑफिशियली डील करते हो, आप किसी पर्सन से, कोई क्लाइंट है, वेंडर है, उसके साथ आपकी डीलिंग है और आप इमूवेबल प्रॉपर्टी जो है वो ले रहे हो, तो क्या उसकी वैल्यू कितनी भी हो आपको पहले परमिशन लेनी पड़ेगी, ये करेक्ट है। सेकेंड, प्रायर परमिशन इज नेसेसरी इररिस्पेक्टिव ऑफ द वैल्यू ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी। अगेन मूवेबल प्रॉपर्टी ले रहे हो तो भी प्रायर परमिशन जरूरी है। थर्ड, ओनली इंटीमेशन इज नेसेसरी इन केस ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी इफ वैल्यू डज नॉट एक्सीड 2 मंथ्स की बेसिक पे। अगर आपके 2 महीने की बेसिक पे से ज्यादा नहीं है मूवेबल प्रॉपर्टी की अगर हम बात करें, तो वहां पर आपको क्या नहीं करना होगा, आपको वहां पर इंटीमेशन देनी होगी, कोई भी परमिशन लेने की जरूरत नहीं है। तो क्या लगता है आपको कौन सा करेक्ट है यहाँ पर? यहाँ पर हमारा फर्स्ट और हमारा जो सेकंड है वो हमारा करेक्ट है। देखो, जब भी आप किसी भी पर्सन के साथ कोई भी डीलिंग कर रहे हो जो कि आपका ऑफिशियल रिलेटेड पर्सन है, यानी कि आपके पद पर बने हुए ऑफिशियली आप उस पर्सन के साथ डील कर रहे हो, चाहे आपके बच्चे, आपकी फैमिली में से कोई वहां पर जॉब करे या आप उसको जॉब दिलवा रहे हो या उसके साथ किसी भी तरीके की डीलिंग कर रहे हो, हमेशा परमिशन सबसे जरूरी है। तो हम यहाँ पर ऑफिशियल डीलिंग के साथ कर रहे हैं तो इंटीमेशन का तो कोई भी केस नहीं है, हमारे पास क्या है, परमिशन जरूरी है। तो फर्स्ट एंड सेकंड, थर्ड ऑप्शन हमारे पास यहाँ पर करेक्ट है, परमिशन लेनी जरूरी है, चाहे मूवेबल हो या इमूवेबल प्रॉपर्टी हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए गवर्नमेंट सर्वेंट सीक्स परमिशन टू हैव रिकोर्स टू कोर्ट फॉर vindication of an official act which has been subject matter of adverse criticism. He does not hear anything from government after how much time of his application can assume that permission sought for has been granted. अगर कोई भी गवर्नमेंट सर्वेंट है, परमिशन लेता है कोर्ट ऑफ विंडिकेशन में किसी भी ऑफिशियल एक्ट में, तो यहाँ पर जहां पर मैटर है कोई भी एडवर्स क्रिटिसिज्म का, कोई भी आप यहाँ पर इंफॉर्मेशन शेयर करने वाले जो कि मान लीजिए क्रिटिसिज्म की है, और आपको गवर्नमेंट को अपने रिक्वेस्ट तो दे दिया लेकिन गवर्नमेंट से कोई रिप्लाई नहीं आया, तो कितनी टाइमलाइन है कि उस टाइमलाइन के बाद हम ये मान लेंगे कि हाँ गवर्नमेंट ने हमें परमिशन दे दी है। कितना टाइमलाइन है? सो दैट टाइमलाइन इज द 90 डेज। 90 डेज तक भी अगर गवर्नमेंट कुछ रिप्लाई ना करे तो मान लो कि हमें परमिशन मिल गई, ऑटोमेटिकली डीम्ड टू बी ग्रांटेड। अब कुछ बेसिक आसान से क्वेश्चन, पेपर है तो डिफिकल्ट के साथ इजी भी है, ये हमारा उस इजी में से है कि कोई भी गवर्नमेंट सर्वेंट कितने साल के कम एज के बच्चे से काम नहीं करवाएगा। आसान सा क्वेश्चन है, बताइए फटाफट। 12, 14, 16, 18, तो हमारा सीसीएस कंडक्ट रूल्स भी कहता है और हमारा आरटीआई एक्ट में भी और बाकी सारी चीजों में भी लिखा हुआ है, पॉक्सो में भी मेंशन है। तो ये क्या चीज कहता है कि कोई भी पर्सन 14 साल से कम बच्चों से कोई भी काम नहीं करवाएगा। सो तो सेकंड ऑप्शन हमारे यहाँ पर करेक्ट है। नेक्स्ट हमारे पास सीधा स्ट्रेट क्वेश्चन है, क्या कहता है क्वेश्चन, टाइम लिमिट प्रेस्क्राइब्ड बाय द विजिलेंस मैनुअल फॉर द इशू ऑफ चेंज शीट फ्रॉम द डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ सीवीसी एडवाइस इज। देखो, कल हमने सीसीएस रूल पढ़े थे, सीसीएस सीसीए रूल्स, वहां पर मैंने आपको क्या बोला था, जब टाइम लिमिट की बात आए और हमारे पास एक वर्ड आ जाए, क्या आ जाए, एडवाइस, तो वहां पे आपको क्या कर देना, आंख बंद करके क्या ऑप्शन का टिक कर देना है, 30 डेज, ठीक है, 1 मंथ।
तो टाइम लिमिट की अगर हम बात करें विजिलेंस मैनुअल में, अगर हमें यहाँ पर कोई भी एडवाइस लेनी है तो टाइम लिमिट इज 1 मंथ। और इसी तरीके से अगर हमारे पास आ जाए रिप्रेजेंटेशन, तो वहां पे हमें क्या लिख देना है, 15 डेज के टाइमलाइन हमें सेलेक्ट कर देना है, ठीक है, आंख बंद करके। लेकिन आपको आंख बंद करोगे जब रिप्रेजेंटेशन के लिए, तो आपको ये भी देखना है, ऐसा नहीं है कि मैक्सिमम टाइम कितना है, मैक्सिमम टाइम नहीं है, ये 1 टाइम है। अब किसी केस में 15 से 30 हो जाता है, 15 से 45 हो जाता है, लेकिन मैक्सिमम नहीं है, मिनिमम में, ठीक है। एडवाइस मतलब 1 मंथ, रिप्रेजेंटेशन मतलब 15 डेज, ठीक है। तो अगर अभी तक भी आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। इसी तरीके के और भी एग्जाम्स हमने प्रीवियस ईयर पेपर्स यहां पर डिस्कस किए हैं, केवीएस के, एनवीएस के, यूपीएससी के। अगर आप किसी स्पेसिफिक स्टेट प्रिंसिपल की तैयारी कर रहे हैं और उसका भी आपके पास प्रीवियस ईयर पेपर है, आप चाहते हैं हम यहाँ पर डिस्कस करें, तो आप हमें सेंड कर सकते हैं। जो आपकी स्क्रीन पर मोबाइल नंबर दिख रहा है 8447410108, इसी मोबाइल नंबर पर आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। उस पेपर को भी हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन अभी और भी हैं, तो कहीं जाने की जरूरत नहीं है। वी हैव द मोर क्वेश्चंस, तो आई गेस अप्रोक्सीमेट 70 क्वेश्चंस वर देयर। तो और इसके साथ साथ आप हमारी ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, स्टडी पोर्टल एकेडमी। यहाँ पर आपको एंड्रॉइड और आईफोन दोनों के लिए अवेलेबल है, यानी कि प्ले स्टोर, ऐप स्टोर दोनों पर आपको मिल जाएगी। यहाँ पर आपको लाइव कोर्सेज, रिकॉर्डेड बैचेस, आपको उसके साथ साथ टेस्ट सीरीज और इंटरव्यू बैचेस भी अवेलेबल हैं। कंटेंट सेक्शन में आपको वेरियस फोल्डर्स मिल जाते हैं, जहां पर हर एक फोल्डर में आपको वीडियोस, पीडीएफ और टेस्ट उसके अकॉर्डिंगली मिल जाते हैं। टेस्ट सारे ऑनलाइन टेस्ट की फॉर्म में, जिससे आप अपनी परफॉर्मेंस चेक कर सकते हैं, साथ ही चेक कर सकते हैं कौन सा गलत था, आप ठीक है, और क्या उसका ऑप्शन जो है करेक्ट है। तो यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन जो आप लोग के लिए है, अगर आप या फिर आपके कलीग में, सर्कल में कोई भी केवीएस की तैयारी कर रहा है और उसका टारगेट है कि नेक्स्ट केवीएस क्लियर करना है, तो केवीएस का नेक्स्ट ईयर के एग्जाम की वैलिडिटी के साथ हमारे पास बैच है, जो कि रिकॉर्डेड मोड में अवेलेबल है। इस बैच को आप अभी परचेज कर सकते हैं और इसकी वैलिडिटी आपको मिलेगी नेक्स्ट केवीएस एग्जाम तक, चाहे वो 1 साल में आए, 2 साल में आए, कभी भी एग्जाम आए, आपको इसकी वैलिडिटी वहां तक मिलेगी, ठीक है। इसमें आपको सारी चीजें मिलती हैं, रिकॉर्डेड क्लासेस हैं, मॉक टेस्ट हैं, कंटेंट पीडीएफ हैं, ठीक है, और रिकॉर्डेड वीडियोस भी वहां पर हैं। और प्रीवियस ईयर पेपर्स आप हमारे यूट्यूब चैनल पर भी देख सकते हैं, और आपको फ्री मटेरियल जो है वहां पर उसकी पीडीएफ में मिल जाएंगे। तो इस कोर्स को आप अभी परचेज कर सकते हैं। अभी हमारे पास यहाँ पर डिस्काउंट है, ये कोर्स आपको 25,000 में मिल जाता है 30,000 की बजाय, और यहाँ पर आपको वैलिडिटी मिलती है नेक्स्ट एग्जाम तक। अगर मैं बात करूं सिलेक्शन रेशो की, तो यूपीएससी में हमारा बहुत ही अच्छा सिलेक्शन रहा। यूपीएससी में 170 प्लस वी हैव फॉर द प्रिंसिपल, एंड सेम जो है हमारे पास अच्छा खासा डाटा है फॉर द यूपीएससी वाइस प्रिंसिपल। और अगर हम एनवीएस एलडीसी बैच की बात करें, तो एनवीएस एलडीसी में वी हैव द 100% शॉर्टलिस्टेड फॉर द इंटरव्यू। तो 100% सिलेक्शन रेट है हमारे पास एनवीएस में। केवीएस में वी विल शेयर सून, जैसे एग्जाम होगा, रिजल्ट आएगा, ठीक है। तो सिलेक्शन की आपको कोई चिंता नहीं करनी है, एक एक टॉपिक को बहुत ही डिटेल में हम यहाँ पर कवर करते हैं, सारी चीजें आपके यहाँ पर कवर हैं, और वैलिडिटी आपको नेक्स्ट ईयर तक मिल रही है। ये भी हमारा रिकॉर्डेड बैच है, जैसे ही वैकेंसी आती है उस टाइम पर हम लाइव बैच भी रन करेंगे, उससे पहले ही हम बेसिकली रन कर लेते हैं। तो आप अपने कभी भी रिकॉर्डेड बैच को में से लाइव बैच में मूव करना चाहते हो, तो वो भी आप डिफरेंस अमाउंट पे करके लाइव बैच में भी मूव कर सकते हो आगे, और अभी के लिए आप रिकॉर्डेड सेक्शन में सारी चीजें पढ़ सकते हो। आप हमें सोशल मीडिया पर फॉलो कर सकते हैं, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और साथ ही आप हमारे इस हेल्पलाइन नंबर पर आप अपना नाम, सिटी का नाम और एग्जाम का नाम लिख के हमें सेंड करना ना भूलें, ताकि आपको आपके एग्जाम से रिलेवेंट सारी इंफॉर्मेशन मिलती रहे। हम आपको ब्रॉडकास्ट में ऐड कर लेते हैं। जैसे मान लीजिए आपका नाम है अमन, तो अमन लिखेंगे, सिटी है मान लीजिए देहरादून, तो आप देहरादून लिख देंगे, और एग्जाम है केवीएस, तो आप केवीएस लिख देंगे। इस तरीके से आप अपनी इंफॉर्मेशन हमारे पास शेयर कर सकते हैं। इसके साथ एक और इंफॉर्मेशन मैं आप लोगों को शेयर करूं कि स्टडी पोर्टल टाइम टू टाइम सेमिनार्स और कैरियर काउंसलिंग सेशंस भी हम अरेंज करते हैं। अगर आप अपने स्कूल में कैरियर काउंसलिंग सेशन या सेमिनार अरेंज करवाना चाहते हैं, तो सेम हेल्पलाइन नंबर पर आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट? एन एम्प्लॉय मे बी सस्पेंड, किसी एम्प्लॉय को हम कब सस्पेंड कर सकते हैं? ऑप्शन ए, when a disciplinary proceeding against him are contemplated, disciplinary proceeding हमारी उसके खिलाफ contemplated है। where a case against him for criminal offense is under investigation, कोई क्रिमिनल चार्ज लग गया है, क्रिमिनल ऑफेंस है और उसके इन्वेस्टिगेशन है चल रही है अभी तब। या थर्ड, where a disciplinary proceeding against him are pending, जब उसके खिलाफ कोई भी डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग चल रही है वो पेंडिंग
पेंडिंग है। किस केस में कर सकते हैं? एम्प्लॉय को बेसिकली सस्पेंशन, जो कि हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है सीसीएस सीसीए रूल्स का, जो हमने पढ़ा था, उसी से ये क्वेश्चन है। तो हम कब कर सकते हैं? जब डिसिप्लिनरी प्रोसेस में कोई कंप्लेन आ जाती है और उसकी शुरुआत होनी है, हमने डिसाइड कर लिया, तब हम एम्प्लॉय को सस्पेंशन पर डाल सकते हैं। सेकंड, क्रिमिनल एक्टिविटी है, अंडर इन्वेस्टिगेशन है, बिल्कुल हम सस्पेंशन पर पीरियड को डाल सकते हैं। डिसिप्लिन प्रोसीडिंग अभी चल रही है, कोई रिजल्ट नहीं आया, पेंडिंग है, रिपोर्ट नहीं बनी है, तब भी हम एम्प्लॉय को सस्पेंशन पीरियड पर डाल सकते हैं। सो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड हमारा तीनों के तीनों ही ऑप्शन करेक्ट है। एंड सस्पेंशन इज नॉट अ पेनल्टी, नॉट अ पनिशमेंट, इट इज जस्ट a temporary detachment from the service so that employee can't tamper the documents and the witness supporting for his complaint. Next हमारे पास है, which of the following are true during suspension an employee can be given HBA, function as defense assistance and not retain lien। देखो, सबसे पहले तो जब क्वेश्चन आए कि जब कोई एम्प्लॉय सस्पेंशन पे है तो उसको क्या क्या बेनिफिट मिलेगा, जहां पर आपको लगे कि ये बेनिफिट कहीं ना कहीं फैमिली से रिलेटेड है तो वो मिलेगा। जैसे एलटीसी फैमिली को मिलेगी, खुद को नहीं मिलेगी, लेकिन फैमिली बेनिफिट है, फैमिली को मिलेगा। पेंशन बेनिफिट में भी हम उसको काउंट करेंगे, बाद में अगर उसको हम कंडोन भी कर सकते हैं तो भी हमारा काउंट हो जाता है। ठीक है, सीए हमारा चाइल्ड एजुकेशन अलाउंस, वो भी हम यहाँ पर देते हैं एम्प्लॉय को। ठीक है, अगर हम उसके बाद बात करें तो यहाँ पर उसके बाद हमारा क्या है कि एचबीए हाउस बिल्डिंग अलाउंस, तो ये भी हमारा कहीं ना कहीं किससे रिलेटेड है? फैमिली से रिलेटेड है, तो ये भी दिया जा सकता है। बस यहाँ पर कोलेक्टरल सिक्योरिटी होती है परमानेंट एम्प्लॉय से, वो यहाँ पे जमा करवा देता है तो हम दे सकते हैं। फंक्शन एज ए डिफेंस असिस्टेंट, डिफेंस असिस्टेंस के बारे में भी हमने कल डिस्कस किया था कि एज ए डीए सस्पेंशन एम्प्लॉय वर्क कर सकता है। क्यों? क्योंकि वो अभी एम्प्लॉय है, अभी गया थोड़ा ना है, या उसका कंप्लेन थोड़ी ना सिद्ध हुई है, आरोप तो उसका सिद्ध हुआ नहीं अभी, वो एज ए डीए डिफेंस असिस्टेंट काम कर सकता है। एक सस्पेंशन पे एम्प्लॉय दूसरे सस्पेंशन पे एम्प्लॉय के लिए डीए हो सकता है। थर्ड है नॉट रिटेन लीन, ये गलत है क्योंकि उसकी लीन क्रिएट होती है, लीन वो अपनी बना के रखता है। अब सवाल है लीन क्या होता है, आप में से बहुत सारे लोगों को पता ही होगा। लीन क्या है? हमारे पास एक जस्ट एक टाइटल है कि जैसे इस पोस्ट पर कोई भी एम्प्लॉय है, वो एम्प्लॉय अभी सस्पेंशन पे है या उसका टेम्परेरी ट्रांसफर हो गया किसी भी रीजन से, तो यहां पर वो अपनी लीन बना के रखता है। लीव पर है मान लीजिए बहुत टाइम के लिए, तो क्या होता है लीन, यानी कि ये एम्प्लॉय ऐसा नहीं है सस्पेंशन पे है या मान लीजिए लीव पर चला गया 5-6 महीने के लिए, तो अब ये वापस आएगा जब एम्प्लॉय, तो उसकी ये जॉब नहीं रहेगी, जॉब तो रहती है, तो वो लीन बना के रखता है कि कभी भी ये वापस आएगा, ये पोस्ट उसकी सिक्योर है, ये लीन हो गई। अब यहां पर एम्प्लॉय सस्पेंशन पे मैक्सिमम कितना है? 270 डेज सस्पेंशन है। अब कोई एम्प्लॉय 270 डेज सस्पेंशन पर रहे तो क्या ये पोस्ट हमारी खाली ही रहेगी? नहीं, इस पोस्ट पर कोई ना कोई तो काम करेगा, इस पोस्ट का कोई ना कोई काम करना है, तो जो पर्सन जूनियर है हम यहाँ पे उसको भेज देते हैं, और ये जो पर्सन यहाँ पर आया है उसको हम क्या कहते हैं? ऑफिसिकेट। ठीक है, लीन और ऑफिसिकेट दोनों आप यहां पर याद रखना, उसको हम ऑफिसिकेट बोलते हैं। ठीक है, जैसे वाइस प्रिंसिपल, जब प्रिंसिपल छुट्टी पे हो तो वाइस प्रिंसिपल ऑफिसिकेट हो जाता है, एज ए प्रिंसिपल उसकी ड्यूटी निभाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, within how many days the charge officer should submit the list of additional document? कितने दिन के अंदर चार्ज ऑफिसर को एक लिस्ट जो है एडिशनल डॉक्यूमेंट अगर कोई है तो कितने दिन के अंदर यहां पर सबमिट कर देना चाहिए? इज दिस टाइम एक्सटेंडेबल, क्या ये पीरियड एक्सटेंडेबल है या नहीं? अगर हम बोले जैसे 5 दिन है तो 5 दिन में ही या उससे एक्सटेंड करेगा या नहीं करेगा वो बताना है। तो विद इन 10 डेज में ये हो जाना चाहिए, 10 डेज में नहीं होता तो वी कैन एक्सटेंड इट। ठीक है, 10 डेज के अंदर भी हम इसको एक्सटेंड कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास, देखो अगेन हमारे पास टाइमलाइन, तो सीसीए में सस्पेंशन, पेनल्टी एंड टाइमलाइन इज द मोस्ट इंपोर्टेंट। Within how many days a charge official shall be required to submit representation on inquiry report to the disciplinary authority? हमने क्या डिस्कस किया था कि जहां पर हमें क्या वर्ड मिलेगा? रिप्रेजेंटेशन। हम आंख बंद करके क्या सेलेक्ट कर देंगे? 15 डेज। तो बस हमें स्टेटमेंट पढ़ने की भी जरूरत नहीं है, रिप्रेजेंटेशन वर्ड हमें दिख गया 15 दिन के अंदर। रिप्रेजेंटेशन कब कब हो सकती है? जब आपको चार्जशीट मिलती है चार्ज ऑफिसर को, तब रिप्रेजेंटेशन है। ठीक है, और यहां पर फिर जब उसकी इंक्वायरी रिपोर्ट बन जाती है ना, इंक्वायरी रिपोर्ट बनी, फिर डिसिप्लिनरी अथॉरिटी ने मान लीजिए कुछ पॉइंट्स डिसएग्री कर दिए तो फिर रिप्रेजेंटेशन दे सकता है। यूपीएससी से एडवाइस ली, फिर अपनी रिप्रेजेंटेशन दे सकता है। ठीक है, कुछ भी चेंज हो रहा है इस इंक्वायरी अथॉरिटी में, वो अपनी रिप्रेजेंटेशन दे सकता है। तो कितने दिनों के अंदर रिप्रेजेंटेशन देनी है? 15 डेज के अंदर। रिप्रेजेंटेशन मतलब 15 डेज, दैट्स इट। ठीक है, लेकिन माइनर पेनल्टी में ना एक जगह पर ये 10 डेज हो जाता है, तो वहां पर आप ध्यान रख लेना, बाकी 15 डेज हमेशा मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा,
ईच कम्युनिकेशन रिसीव्ड फ्रॉम द मेंबर ऑफ पार्लियामेंट और अ मेंबर ऑफ द पब्लिक इज रिक्वायर्ड टू बी एक्नॉलेज्ड विद इन। हमने क्या पढ़ा था अभी कि 30 डेज के अंदर आपको क्या कर देना है, आपको इंट्रीम रिप्लाई कर देना है, ठीक है, लेकिन आपको कितने दिन के अंदर उसको एक्नॉलेज कर देना है कि हाँ हमें मेल मिल गई है। वो कितना टाइम है हमारे पास, एक्नॉलेजमेंट का जो हमारा टाइमलाइन है दैट इज 15 डेज, ठीक है। 2 हफ्तों के अंदर कम से कम आपको एक्नॉलेज कर देना, हाँ जी आपकी मेल आ गई है, हम काम कर रहे हैं, फिर आप आपको बता देंगे। फिर इंट्रीम रिप्लाई के बारे में 30 दिन के अंदर कि भाई क्या काम चल रहा है वो आप यहां पर बता दोगे, ठीक है। ये भी हमारा ऑफिस प्रोसीजर था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंसीडर दी फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग कम्यूटेशन ऑफ वन काइंड ऑफ लीव इनटू अनदर। ये भी हमने पढ़ा था कल जनरल रूल्स में, जब एक लीव फॉर्म को आप दूसरी लीव फॉर्म में बदलते हैं तो क्या रहेगा। फर्स्ट, एट द रिक्वेस्ट ऑफ ए गवर्नमेंट सर्वेंट authority which granted him leave may commute it retrospectively into leave of different kind which was due and administered to him at the time the leave was granted। तो जब गवर्नमेंट सर्वेंट रिक्वेस्ट करता है अपनी लीव सैंक्शनिंग अथॉरिटी से कि मेरी इस लीव को आप दूसरी लीव की फॉर्म में चेंज कर दो, तो लीव सैंक्शनिंग अथॉरिटी उसको चेंज कर सकती है। हाउएवर लीव सैंक्शनिंग अथॉरिटी पर डिपेंड करता है, ठीक है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट अगर हम यहां पर बात करें तो फर्स्ट स्टेटमेंट हमारे पास क्या है, बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है, कल ही तो पढ़ा था हमने। Next, commutation of one kind of leave into another shall be subject to adjustment of leave salary on the basis of leave फाइनली ग्रांटेड टू गवर्नमेंट सर्वेंट। अब लीव ली है तो भाई एडजस्टमेंट भी होगी। अब आपने मान लीजिए एचपीएल ली थी और आप बोल रहे हो कि इसको मेरी ईएल लगा दो, तो हाफ पे की सैलरी मिली थी, तो हाफ पे की सैलरी ईएल में तो आपको पूरी मिल जानी चाहिए थी अगर आपके पास ईएल बैलेंस है। तो यहाँ पर आपको एरियर के रूप में जो हाफ डे की सैलरी मिली वो मिल जाएगी। अगर इसका अपोजिट है तो ऑब्वियसली आपको सैलरी डिडक्ट भी करवानी होगी, तो फिर हम हाफ डे की सैलरी यहाँ से डिडक्ट कर लेंगे। तो एट द एंड आपकी क्या हुई लीव एडजस्टमेंट, उसके बेसिस पर डिपेंड करता है, तो हम एरर या डिडक्शन हो सकता है। तो हमारे दोनों के दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है। अगर हम प्रीवियस ईयर की बात करें 2016 2018 की, वहां पर आपके पास इतने ज्यादा क्वेश्चंस नहीं थे सीसीएस लीव के, हार्डली 1-2 क्वेश्चंस, लेकिन इंपॉर्टेंट जो जनरल रूल्स हैं वहीं से आपके क्वेश्चंस आ जाते हैं। बहुत ज्यादा ऐसे क्वेश्चन नहीं आते जैसे सीएल में क्या है, ईएल में क्या है, इस टाइप के कम आते हैं, लेकिन जनरल रूल्स आपके जो है बेसिकली वहां से आपके क्वेश्चन रहते हैं। जैसे 7 रूल नंबर आपका 4 5 6 हो गया, 7 हो गया, 7 से लेकर आपका 14 13 तक, वहां तक आपके क्वेश्चंस जनरली बन जाते हैं। तो अगर आप वो रिवीजन भी कर लोगे तो आप इस टाइप का कोई क्वेश्चन आता है तो आप उसको इजीली यहां पर आंसर कर पाओगे, ठीक है। लेकिन आपके एग्जाम की अगर हम बात करें, क्वेश्चन पेपर जो सेटअप बहुत ही अच्छे तरीके से है, और जो क्वेश्चंस का एक होता है ना कि पैरामीटर की सेक्शन में से भी इसमें से भी है, एक मोस्टली सारे सेक्शंस बनाए हुए हैं। हर एक बोर्ड का अपना एक अलग स्टैंडर्ड होता है क्वेश्चंस पेपर सेट करने का, हर एक अलग क्राइटेरिया कि किसमें कितना प्रेफरेंस देते हैं। जैसे अगर हम यूपीएससी की बात करें तो यूपीएससी हमेशा फाइनेंस पार्ट को प्रेफरेंस देता है ओवर दी एडमिन, लेकिन अगर हम केवीएस एनवीएस की बात करें तो हमेशा हमारा एडमिन जो पोर्शन होता है वो हमारा ओवर पावर करता है देन दी फाइनेंस पार्ट, ठीक है। तो अभी तक आप देखो तो जीएफआर इन सब से कोई क्वेश्चन नहीं है, पेंशन रूल से भी हमारे पास अभी तक कोई क्वेश्चन नहीं है। So, no government servant shall ordinary be granted leave of any kind for continuous period exceeding। किसी भी गवर्नमेंट सर्वेंट को कितने टाइम से ज्यादा हम लीव नहीं दे सकते। ये क्वेश्चन हर साल बेसिकली हर दूसरे साल केवीएस में आता है, पता नहीं क्यों, मोस्ट फेवरेट क्वेश्चंस है ये केवीएस का। कभी भी आप देख लो, एक बार छोड़ के अगली बार हमेशा मिल जाता है, और मोस्टली तो आपको रिपीटेड में मिल जाता है। तो ये आप तो अभी तक आप सबको रट गया होगा, कितने साल की छुट्टी दे सकते हैं हम, 5 साल की, 5 साल से ज्यादा की नहीं दे सकते। लेकिन 2 एक्सेप्शन है, फर्स्ट इन केस एम्प्लॉय की डेथ हो जाए, सेकंड मेडिकल कंडीशन ऐसी है कि एम्प्लॉय 5 साल के बाद भी दोबारा से ज्वाइन नहीं कर सकता, तो हम एक्सटेंड कर सकते हैं। और वहां पर अगर एक्सटेंड करनी पड़ गई तो कौन देगा परमिशन, प्रेसिडेंट देंगे, ठीक है। तो 5 ईयर से ज्यादा हम किसी भी एम्प्लॉय को लीव नहीं देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुछ ज्यादा छोटा हो गया है, आई विल जस्ट रीड इट, ठीक है, मे बी यू आर नॉट एबल टू सी इट प्रॉपरली। Consider the following statement regarding the entitlement of a government servant to payments during the period of suspension or deemed suspension. Suspension or deemed suspension related questions है, तो then again we have the CCS related question है कि जो भी पेमेंट होती है during the suspension और deemed suspension period क्या होती है। कल हमने क्या पढ़ा था, 3 मंथ्स के लिए हम कितना सैलरी देते हैं, उसको 50% देते हैं, क्योंकि हम उसको सब्सिस्टेंस अलाउंस देते हैं रादर देन दी सैलरी।
और अलाउंस कितना होता है, जितनी आपको सैलरी मिलती है एचपीएल पे उतना होता है। तो फर्स्ट 3 मंथ्स के लिए हम यहाँ पर देते हैं। 3 मंथ से 6 मंथ्स आगे 3 मंथ्स में हम इसको हर बार रिवाइज करते हैं, फिर आगे हम इसको 50% इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हैं। तो अगर मैं 50 का 50% करूं तो मेरे पास कितना आ जाएगा, 25 आ जाएगा, राइट। तो अब हम किस केस में बढ़ाएंगे, किस केस में घटाएंगे? अगर हमें लगता है कि इन्वेस्टिगेशन में डिले हो रहा है और एम्प्लॉय सपोर्ट नहीं कर रहा है तो वहां पर हम इसका 50% घटा देते हैं, यानी कि उसकी सैलरी हो जाती है सिर्फ 25%। लेकिन अगर हमें लगता है कि इंक्वायरी अथॉरिटी ही डिले कर रही है, एम्प्लॉय अपना पूरा सपोर्ट कर रहा है इन्वेस्टिगेशन में, देन वी विल मेक इट 50% इंक्रीज, दैट विल बी 75%। ठीक है, इस तरीके से ये काम करता है। So for the first 3 months of suspension, he will be entitled to salary for the half pay leave, that is 50% of pay. In addition, dearance allowance on the basis of such pay. बिल्कुल करेक्ट है कि यहाँ पर हम उसको हाफ पे लीव के अकॉर्डिंग सैलरी देते हैं, जिसमें हमारा बेसिक पे प्लस डीए दोनों होता है। फर्स्ट स्टेटमेंट ये कहता है, जो कि हमारा करेक्ट है। सेकेंड है, फॉर द पीरियड आफ्टर 3 मंथ्स, इस पीरियड के बाद अगले 3 मंथ्स के लिए सब्सिस्टेंस अलाउंस में भी रिड्यूस्ड अप टू 50%, हम उसको 50% तक घटा भी सकते हैं। इफ डिले इज एट्रीब्यूटेबल टू द गवर्नमेंट सर्वेंट, अगर हमें लगता है कि इन्वेस्टिगेशन में डिले गवर्नमेंट सर्वेंट की वजह से हो रहा है तो ये भी हमारा करेक्ट है। थर्ड है, गवर्नमेंट सर्वेंट शैल बी एंटाइटल्ड टू कंपेंसेटरी अलाउंस बेस्ड ऑन पे ऑन द डेट ऑफ सस्पेंशन। क्या एम्प्लॉय को हम सस्पेंशन पीरियड पे कोई हमारा कंपेंसेटरी अलाउंस या इस टाइप का कोई अलाउंस दे सकते हैं? बिल्कुल दे सकते हैं। ठीक है, तो थर्ड भी हमारा करेक्ट है। तो यहाँ पर हमारा ए बी सी तीनों ही ऑप्शन करेक्ट है, तो हमारा ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा रिगार्डिंग दी a government servant in receipt of the existing grade pay of 10,000, जो हमारा लेवल 14 है इन द पे मैट्रिक्स, इज एंटाइटल्ड टू विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ रेजिडेंस, जो हेडक्वार्टर मिलते हैं, रेजिडेंस मिलते हैं ना, उसके बेसिस पर है। अगर कोई एम्प्लॉय लेवल 14 है पे मैट्रिक्स में, उसकी ग्रेड पे है 10,000, तो उसको कौन से टाइप का जो रेजिडेंस है वो यहां पर मिलेगा? तो ये इसको मिलता है 6AC सेकंड मिलता है। ठीक है, ये मिलता है। तो जो केवीएस में एम्प्लॉइज हैं दे ऑलरेडी नो कि क्या होता है सेकंड। तो यहाँ पे आपको एलडीसी में कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी मिलेंगे जो एक्सपेक्टेड है कि केवीएस एम्प्लॉय, तो उनको पता होगा, जैसे इस टाइप का क्वेश्चंस भी वैसे भी जर्नल है, क्योंकि हमें एजुकेशन कोड भी आपका टॉपिक आता है तो ये उसमें कवर हो जाता है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, in respect of which of the following types of accommodation unified waiting list shall be prepared, किसके अकॉर्डिंग कौन सा ऑप्शन है अकोमोडेशन का जिसमें यूनिफाइड वेटिंग लिस्ट हमारी प्रिपेयर होगी? अगेन दिस क्वेश्चन इज फ्रॉम द रेजिडेंस, और टाइप 1 से लेकर टाइप 6 के लिए हमारा होता है, दैट द सेकंड ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द रिवाइज्ड रेट ऑफ कैश हैंडलिंग अलाउंस, कैश हैंडलिंग का अलाउंस की रिवाइज रेट की अगर हम बात करें विद इफेक्टिव फ्रॉम 1st of July 2017, यानी कि आफ्टर द 7th पे कमीशन, फॉर द अमाउंट ऑफ एवरेज मंथली कैश हैंडल्ड ओवर 5 लाख, अगर कोई 5 लाख से ज्यादा का कैश हैंडल कर रहा है तो उसके लिए कैश हैंडलिंग अलाउंस की जो रिवाइज रेट है वो कितनी है? 500, 700, 1000 और 1200, सो दैट इज 1000 रुपीज। ठीक है, सी ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट है कैश हैंडलिंग अलाउंस के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इन टर्म्स ऑफ प्रोविजन अंडर FR 22, ये आपका क्वेश्चन कहां से आ गया? फंडामेंटल रूल्स एंड सप्लीमेंट्री रूल से, FR/SR से। तो जो हमारा FR 22 है उसके अकॉर्डिंग क्या है? ए गवर्नमेंट सर्वेंट शैल एक्सरसाइज द ऑप्शन टू हैव हिज और हर पे फिक्स्ड ईदर फ्रॉम द डेट ऑफ प्रमोशन और फ्रॉम द डेट ऑफ एक्यूरल ऑफ द नेक्स्ट इंक्रीमेंट in the pay matrix in lower grade within what period from the date of his or promotion। तो जब आपका प्रमोशन होता है आपको 2 ऑप्शन मिलते हैं। 2 ऑप्शन किस लिए मिलते हैं? पे फिक्सेशन के लिए। और वो 2 ऑप्शन क्या होते हैं? या तो आप अपना इंक्रीमेंट जो आप करवाओगे वो आपके प्रमोशन डेट से कर लो, वो आपके पास ऑप्शन होता है कि प्रमोशन डेट से हो जाएगा। सेकेंड ऑप्शन क्या होता है आपका कि आपका नेक्स्ट इंक्रीमेंट से हो जाएगा। तो दोनों में से आप किसी में भी कर सकते हो, लेकिन ये जो आपको ऑप्शन बताना होता है वो आपको कितने दिन में बताना होता है? तो इसके लिए आपके पास टाइम लिमिट है दी 1 मंथ, 1 महीने के अंदर आप बता दो कि आपको अपना पे फिक्सेशन कैसे करना है। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड्स ऑफ प्रोक्योरमेंट, प्रोक्योरमेंट की बात आ गई तो यानी कि जीएफआर की बात आ गई हमारे पास, जैम पोर्टल भी मेंशन है। तो हमारे पास प्रोक्योरमेंट है यानी कि चैप्टर नंबर 6 जो कि वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट है। अगर आप लोगों ने अभी तक जीएफआर को नहीं पढ़ा है तो शॉर्ट फॉर्म में जीएफआर का चैप्टर नंबर 6 जो है उसकी रिवीजन कर लेना। आपको मेरी पिछले जो यूपीएससी के टाइम पर मैंने एडमिन फाइनेंस करवाया था वहां पर आपको इसकी वीडियो मिल जाएगी जीएफआर की, चैप्टर नंबर 6 वहां से रिवाइज कर लेना, क्वेश्चन आपको क्लियर हो जाएगा। जीएफआर में जो हमारा है जब मोस्टली चैप्टर 6 को टारगेट किया जाता है, ठीक है। So which of the following methods of procurement shall be adopted for the purchase of goods costing 25,000 and up to 2.5 lakh not available on the GEM portal? अगर आप कोई भी सामान परचेज कर रहे हो और GEM पोर्टल पर अवेलेबल है नहीं और अमाउंट कितनी है 25,000 से 2,50,000 तक है, तो आप इसमें से बताइए कैसे परचेज करेंगे। एडवर्टाइज टेंडर इंक्वायरी, एडवर्टाइज टेंडर इंक्वायरी जहां पर आप एडवर्टाइजमेंट देते हो और इसके लिए तो हम GEM पोर्टल पर अवेलेबल है या नहीं है कोई फर्क नहीं पड़ता, हम वहीं से टेंडर इंक्वायरी दे सकते हैं। तो फर्स्ट तो हमारा गलत हो गया, ये भी गलत होगा, ये भी गलत होगा, क्योंकि टेंडर इंक्वायरी हम जेम पोर्टल से बना के दे सकते हैं, वैसे भी दे सकते हैं, जेम पोर्टल से भी दे सकते हैं, तो उसमें कोई फर्क ही नहीं है। हमारे पास आने दो रिक्वेस्ट, उसके बाद दे सकते हैं। तो जहां पर हमारे पास जेम पोर्टल पर अवेलेबल नहीं है और 25,000 से 2.5 लाख तक का अगर हमें कोई भी आइटम परचेज करना है तो वहां हम कैसे करेंगे, हम करेंगे एलपीसी। एलपीसी क्या है, हमारी लोकल परचेज कमेटी होती है, इसमें 3 मेंबर होते हैं। ये तीनों मेंबर मेक श्योर करेंगे कि जो सामान देख रहे हैं वही हमें मिला है, यानी कि जो स्पेसिफिकेशन है, जो रिक्वायरमेंट है कि क्या सामान चाहिए हमें, वही हमने ढूंढा है, वही चीज है हमारे पास, स्पेसिफिकेशन क्लियर है, साथ ही टाइम पर हमें मिल जाएगी, क्वालिटी सही है, क्वांटिटी भी पूरी हो जाएगी, ठीक है। जो सेलर है वो भी आपका ऑथेंटिक है, कभी ऐसा नहीं है कि गवर्नमेंट की तरफ से उसको कभी बाहर किया गया, कभी ब्लैकलिस्ट किया गया, ऐसा नहीं है, ठीक है। तो एलपीसी 3 मेंबर की कमेटी, फिर एक ज्वाइंट डिक्लेरेशन सर्टिफिकेट देना होता है कि हम इंडिविजुअली और साथ में, ठीक है। ऐसा नहीं है कि 3 मेंबर है तो 2 बोल देते यहीं से खरीद लेना, एक मना भी कर रहा है उसका मन करने को लेकिन वो फिर भी नहीं कर पा रहा क्योंकि जो है हमारा मेजोरिटी हो गई है 2, तो ऐसा नहीं है, इंडिविजुअली सेटिस्फाई होने चाहिए एंड आपका जो तीनों है तीनों को मिला के भी ग्रुप में सेटिस्फाई होना चाहिए तभी कोई परचेज होगी। सो एलपीसी इज द राइट आंसर, ठीक है, एलपीसी हमारे पास राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करें। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस ए गवर्नमेंट सर्वेंट इज रिक्वायर्ड टू फर्निश सिक्योरिटी इन द फॉर्म ऑफ ए फिडेलिटी बॉन्ड। अगेन वी हैव द क्वेश्चन फ्रॉम द जीएफआर। जीएफआर क्या कहता है, जीएफआर में हमारे पास क्या होता है, देखो कि कुछ पोस्ट ऐसी है जहां पर हमें कैश या फिर स्टोर हैंडल करना है, कैश हैंडल करना है या फिर हमें स्टोर हैंडल करना है और इस पर्सन को 2 बॉन्ड साइन करने होते हैं। वन इज दी सिक्योरिटी बॉन्ड, जैसे कि नाम से पता चल रहा है कि जो भी वो सामान हैंडल कर रहा है उसके लिए एक सिक्योरिटी अमाउंट उसकी डिपॉजिट करवा ली जाती है, सिक्योरिटी बॉन्ड है। नेक्स्ट हमारे पास होता है फिडेलिटी बॉन्ड। अब ये जो फिडेलिटी बॉन्ड है ये किस लिए है, जो वो सामान को, जो वो स्टोर को, कैश को हैंडल कर रहा है, कल को अगर उसके साथ कोई फ्रॉड हो जाए, वही फ्रॉड मिलके कर दे या चोरी हो जाए, कुछ हो जाए, तो उसके लिए क्या प्रोविजन है वो हमारे पास फिडेलिटी बॉन्ड में, ठीक है। तो आपको बताना है कि कौन से केसेस में गवर्नमेंट को एक फिडेलिटी बॉन्ड देना होगा। फर्स्ट, गवर्नमेंट सर्वेंट एक्चुअली हैंडलिंग कैश, तो जब कैश हैंडल कर रहा है तब, अभी तो हमने डिस्कस किया कब देते हैं हम, जब कैश या स्टोर हैंडल कर रहा है, तो कैश की बात आ गई तो ऑब्वियसली फिडेलिटी बॉन्ड होगा। सेकेंड हमारा एक गवर्नमेंट सर्वेंट एंट्रस्टेड विद द कस्टडी ऑफ स्टोर, जब हम स्टोर की बात कर रहे हैं तो भी हमारे पास फिडेलिटी बॉन्ड यहां पर है। Next है government servant entrusted with the custody of store which in the opinion of the competent authority are not considerable। एक गवर्नमेंट सर्वेंट जिसको की कस्टडी ऑफ स्टोर दी गई है लेकिन जो कॉम्पिटेंट ऑथोरिटी है हमारी, ठीक है, ओपिनियन ऑफ द कॉम्पिटेंट ऑथोरिटी वो क्या कहती है, कस्टडी ऑफ स्टोर तो दी गई है गवर्नमेंट सर्वेंट को लेकिन फिडेलिटी बॉन्ड देने की जरूरत नहीं है, ठीक है, उस पर ट्रस्ट करती है तो हम नहीं करते हैं फिडेलिटी बॉन्ड साइन। लाइब्रेरी या फिर लाइब्रेरियन, लाइब्रेरी स्टाफ से हम कभी नहीं करते हैं, ठीक है। यहाँ पे एक और पॉइंट मेंशन नहीं है, अगर ड्राइवर है, गवर्नमेंट व्हीकल है, ड्राइवर है, उससे भी हम कभी फिडेलिटी बॉन्ड नहीं लेते हैं, या फिर कोई स्टेशनरी वाला आइटम है उससे भी हम फिडेलिटी बॉन्ड नहीं लेते हैं। तो कैश और स्टोर में हमारे पास है तो ए भी हमारे पास करेक्ट है, या फिर कोई टेम्पररी पीरियड के लिए ऑफिसिकेट हुआ है, 4 महीने से कम के लिए हुआ, तब भी हम नहीं लेते हैं फिडेलिटी बॉन्ड।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब ये फटाफट से आप लोग मुझे बताओ, डिमांड ऑफ ग्रांट्स को लेकर, ठीक है। गारंटीज, एड्स एंड लोन का हमारे पास चैप्टर है, अगेन कहां पे, GFR। क्वेश्चन बताने हैं आपको, व्हाट इज द क्वेश्चन, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन द कंटेक्स्ट ऑफ डिमांड ऑफ ग्रांट। ग्रांट के रिगार्डिंग आपको बताना है, द डिमांड्स फॉर ग्रांट्स represent the estimate for expenditure for which vote of Lok Sabha is required। क्या जो आपको ग्रांट चाहिए होता है, लोकसभा की वोट रिक्वायर्ड है, तो ऑब्वियसली ये जो हमारा है वोटेड है, ठीक है। ये हमारा लोकसभा में कुछ चीजें होती है जो नॉन वोटेड है, कुछ वोटेड है, कुछ चार्ज होती है, कुछ वोटेड होती है, तो ये हमारा वोटेड में आता है। अगर किसी को ग्रांट देना है तो लोकसभा में वोटिंग होगी तभी हम ग्रांट देंगे, ठीक है। Second, one demand for grant is presented in respect of each ministry or department, irrespective of the size of ministry or department। क्या किसी भी मिनिस्ट्री और डिपार्टमेंट को एक ही ग्रांट मिलेगी, चाहे वो कितनी भी छोटी कितनी भी बड़ी हो? नहीं, अगर साइज बड़ा है तो एक से ज्यादा ग्रांट भी दी जा सकती है, तो ये हमारा गलत हो गया। Third, the demand for grant shall be presented to parliament at 2 levels। पार्लियामेंट की बात करें, मैं वोटेड है, लोकसभा राज्यसभा दोनों लेवल पे होगा, तो हमारा थर्ड ऑप्शन सही है। तो ए और सी ये वाला हमारे पास यहाँ पर करेक्ट है। नेक्स्ट हमारे पास है अगेन GFR से क्वेश्चन है, administrative ministry or department is required to set up a review committee to review the progress of work in respect of a project costing। क्या बताना है कि जो एडमिनिस्ट्रेटिव मिनिस्ट्री है या डिपार्टमेंट है, उनको क्या करना होता है, एक रिव्यू कमेटी सेटअप करनी होती है। अब जो ये रिव्यू कमेटी है क्या करेगी कि कितना काम हुआ है, प्रोजेक्ट में कितना कॉस्टिंग है, उसके बारे में देखेगी, एंड दैट इज इन द चैप्टर ऑफ वर्क्स, जो हमारा चैप्टर है उसमें है। और इसके लिए हमारे पास लिमिट कितनी होती है, अगर 100 करोड़ या उससे अबव है, तो 100 करोड़ या उससे बिलो है तो एक प्रोसीजर हम सेट कर लेते हैं, उसके अकॉर्डिंग सारा काम होता रहता है। लेकिन अगर मान लीजिए कॉस्ट 100 करोड़ या उससे ज्यादा है, तो वहां पर हम एक रिव्यू कमेटी भी सेट करते हैं, जो कि बेसिकली मॉनिटर करेगी पूरे प्रोग्रेस को, कितना काम हुआ है कितना नहीं हुआ, वो सब 100 करोड़ से अबव पर है। नेक्स्ट है, where a certain item is not available on the GEM, procurement may be made on the recommendation of LPC duly constituted by the head of department in respect of good consisting। ऐसा हमेशा आपको 2-3 क्वेश्चन हर एक एग्जाम में मिलेंगे। जैसे कि 2018 में बात करूं तो वहां पर एक डीए वाला क्वेश्चन था कि डीए किस किस केस में मिलेंगे, तो अभी अगर इस क्वेश्चन को आप देखो तो ऑलरेडी हम इसको कर चुके हैं। वहां पर क्या था, हमारे पास लिमिट थी, फिर बताया गया था कि हम क्या करेंगे। अभी हमने ऊपर पढ़ा था LPC, लोकल परचेज कमेटी, तो लोकल परचेज कमेटी हम कब यूज करते हैं, जब हमारे पास वैल्यू कितनी होती है, अबव 25,000 एंड द बिलो 2.5 लाख। तो हमारे पास डी ऑप्शन जो है हमारा यहाँ पर करेक्ट है, यहाँ पर ठीक है, करेक्ट है यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं। As a general rule and without the prior approval of the Department of Expenditure, Ministry of Finance, no global tender inquiry shall be invited for tenders up to GTE। क्या है हमारा, GTE is the global tender inquiry। जब आपको कोई मटेरियल इंडिया में अवेलेबल नहीं है और आप चाहते हो इंडिया से बाहर से आए, तो हम GTE यूज करते हैं, ग्लोबल टेंडर इंक्वायरी करते हैं। और ऐसा नहीं होता है आप चाहते हैं इंडिया से बाहर से आए, इंडिया में सामान अवेलेबल नहीं है, आप बाहर से गुड्स परचेज करना चाहते हैं, तो ऐसा नहीं कि हमने सभी को एक बार अपनी टेंडर इंक्वायरी सेंड कर दी, नहीं, हम देखते हैं कि किस कंट्री में चांसेस है कि हमें वहां से गुड्स डिलीवर हो सकता है, किसके पास ये हो सकता है, उसके अकॉर्डिंग हम भेजते हैं। कैसे भेजेंगे टेंडर, हमारे यहाँ पर इंडिया में है, फॉरेन एम्बेसीज है उसके थ्रू, और फॉरेन में हमारे इंडियन एम्बेसीज है उनके थ्रू हम भेज सकते हैं, ठीक है। जो हमारा हेड ऑफ मिशन है, स्टडी लीव में पढ़ते थे हम, उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पर भेज सकते हैं। तो कब हम यूज करते हैं, 200 करोड़ की हमारे पास लिमिट है, इसके लिए कितना है, 200 करोड़। तो सेकेंड ऑप्शन हमारे पास यहाँ पर करेक्ट है। Next question again, in respect of which of the following type of dental treatment obtained in government hospital recognized under CSMA rule, जो हमारे मेडिकल अटेंडेंस रूल है उसके तहत आपको बताना है कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। एक्सपेंस इनक्योर्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय आर रिम्बर्सेबल। अगर मान लीजिए कोई भी डेंटल ट्रीटमेंट है और उस केस में क्या है, हमारे पास सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए कौन कौन सा रिम्बर्सेबल होगा, वो आपको यहाँ पर बताना है। तो हमारे पास
एक पूरा है कि कौन कौन से डिसीज जो है हमारे कवर होते हैं CSMA में, उसी से वहां पर आपने पढ़ा है तो वो क्लियर हो जाएगा। तो एक्सट्रैक्शंस, स्कैलिंग एंड गम ट्रीटमेंट, रूट कैनाल ट्रीटमेंट, ट्रीटमेंट ऑफ पायरिया, तो ये सारे के सारे हमारे पास रिम्बर्सेबल है। ठीक है, तो ऑप्शन डी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, Which among the following can be appointed as authorized medical attendants? किसको हम AM में अपॉइंट कर सकते हैं by a department of central government in respect of a class or classes of central government employees? किसको हम रख सकते हैं? बेसिकली AM में क्या है हमारा, कुछ नहीं, मेडिकल ऑफिसर है। ठीक है, मेडिकल ऑफिसर है। अब वो कहीं का भी हो सकता है, वो किसी स्टेट गवर्नमेंट के हॉस्पिटल का भी हो सकता है, यूटी के गवर्नमेंट के हॉस्पिटल का भी हो सकता है, सेंट्रल गवर्नमेंट हॉस्पिटल का भी हो सकता है। इवन कुछ डिसीज ऐसे हैं जहां पर अभी तक हमारे पास गवर्नमेंट हॉस्पिटल में फैसिलिटीज अवेलेबल नहीं है, तो ऐसे केस में गवर्नमेंट प्राइवेट हॉस्पिटल को भी एम्पेलेंट करती है, तो वो किसी प्राइवेट हॉस्पिटल का भी हो सकता है, जिसको हम RMP बोलते हैं, रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर हम यहाँ पर बोलते हैं। तो उसके बारे में आप यहाँ पर आप ऑप्शंस देखोगे तो क्या है, फर्स्ट ऑप्शन मेडिकल ऑफिसर अंडर द एम्प्लॉय ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, बिल्कुल हो सकता है, सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर किसी हॉस्पिटल में है तो। सेकंड, मेडिकल ऑफिसर हु आर नॉट एम्प्लॉयड ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट, अगर सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉय नहीं है तो भी हो सकता है, स्टेट का हो, यूटी का हो, कहीं का भी हो। थर्ड, इन द एम्प्लॉय ऑफ स्टेट गवर्नमेंट, स्टेट या यूटी का है तो भी चलेगा। एंड फोर्थ वन इज द प्राइवेट रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर, बिल्कुल प्राइवेट हॉस्पिटल का भी है। तो ABCD चारों के चारों करेक्ट है, फोर्थ ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, Which one of the following does not constitute a disability under the CSMA rule? CSMA rules में नीचे दिए गए ऑप्शन में से कौन सी डिसेबिलिटी नहीं है, आपको बताना है। लो विजन, रेंटल फेलियर, आपका लेप्रोसी, मेंटल रिटार्डेशन, तो हमारा जो रीनल फेलियर है, ठीक है, रेनल फेलियर है, ये नहीं है। लो विजन, लेप्रोसी, मेंटल रिटार्डेशन, ये सभी है, तो बी ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट है। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कॉम्पिटेंट ऑथोरिटी टू सेटल द मेडिकल क्लेम्स ऑफ ए सर्विंग सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय फॉर ट्रीटमेंट ऑब्टेन इन ए प्राइवेट हॉस्पिटल recognized under CSMA rules 1944 including payment exceeding 2 लाख as per the prescribed rate list। तो क्या होता है कि हमारे पास 2 लाख तक की तो लिमिट होती है कि 2 लाख तक की जो है हमारे पास कौन कर सकता है उसको अप्रूव, जो भी हेड ऑफ डिपार्टमेंट है, हेड ऑफ ऑफिस है, ये कर सकते हैं। लेकिन जब 2 लाख से ज्यादा तक की लिमिट होती है ना, तो किसी और की परमिशन चाहिए होती है। तो आपको यही बताना है कि कौन सी कॉम्पिटेंट ऑथोरिटी है, अगर किसी का खर्च 2 लाख से ज्यादा है और वो भी प्राइवेट हॉस्पिटल में है, रिकॉग्नाइज्ड प्राइवेट हॉस्पिटल में, वहां से ट्रीटमेंट लिया है, रिम्बर्समेंट करना है, तो 2 लाख से ज्यादा कौन अप्रूव कर सकता है? तो इनके पास तो पावर कितनी है, 2 लाख तक की है। तो नेक्स्ट हमारे पास बच गया मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली, और हमारे पास डिपार्टमेंट मिनिस्ट्री कंसल्ट इन कंसल्टेशन विद द फाइनेंशियल एडवाइजरी। मिनिस्ट्री तक जाने की जरूरत है नहीं, 2 लाख रुपए से ज्यादा की थोड़ी सी बात है। तो हमारे पास जो डिपार्टमेंट मिनिस्ट्री कंसल्ट है वो फाइनेंशियल एडवाइजर्स के साथ कंसल्ट करके अप्रूव कर सकती है। तो सी ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट हमारा अगेन मेडिकल से ही है। CSMA बेनिफिशियरीज who have been tested positive for COVID-19 infections are permitted to purchase 1 pulse oximeter per family and claim reimbursement as per actual cost of pulse oximeter subject to sealing off। CSMA के तहत क्या था कि अगर कोई भी COVID-19 पॉजिटिव पाया जाता है तो पर फैमिली 1 पल्स ऑक्सीमीटर परचेज कर सकता है, लेकिन उसकी एक मैक्सिमम सीलिंग है कि मैक्सिमम कितना जो है चार्ज रिम्बर्स हो सकता है फॉर दी यहाँ पर आपका पल्स ऑक्सीमीटर के लिए। तो उसकी जो लिमिट दी गई थी वो कितनी थी, 1200। तो बी ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट है। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ परफॉर्मेंस रिपोर्ट इन टर्म्स ऑफ PFMS पब्लिक फाइनेंस मैनेजमेंट सिस्टम। हाउएवर GFR में भी कवर होता है, लेकिन PFMS का एक सेपरेट टॉपिक में दिया गया है। तो नीचे दिए गए ऑप्शन में से कौन सी परफॉर्मेंस रिपोर्ट है इन टर्म्स ऑफ PFMS? Scheme wise, state wise agency registration status report, controller wise, grant wise, individually all scheme monthly expenditure plan scheme report, agency wise release, scheme types wise release reports, या फिर security reports like the utilization certificate। तो यहाँ पर हमारे पास कौन सी है, scheme wise हमारे पास आ जाए, state wise agency registration state report आ जाए, तो ये हमारे पास परफॉर्मेंस रिपोर्ट है। ऑप्शन ए करेक्ट है।
Next is consideration in relation to the supply of goods does not include which of the following. Consideration in relation to the supply of goods, कंसिडरेशन जो है हमारा सप्लाई ऑफ गुड्स कर रहे हैं तो उसमें क्या इंक्लूड नहीं है. फर्स्ट, एनी पेमेंट मोड ऑफ सप्लाई ऑफ गुड बाय रिसिप्टेंट, कोई भी पेमेंट मोड जो भी है सप्लाई का बाय द रिसिप्टेंट वो नहीं है. सेकंड हमारे पास है एनी पेमेंट मेड फॉर सप्लाई ऑफ गुड्स बाय एनी अदर पर्सन ऑन बिहाफ ऑफ रिसिप्टेंट, नहीं हो सकता. अमाउंट ऑफ सब्सिडी, कंसिडरेशन हमारे पास क्या है बेसिकली अमाउंट ऑफ सब्सिडी जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट देता है वो हमारे पास क्या है कंसिडरेशन है. ठीक है, थर्ड इज करेक्ट. ठीक है, तो अभी तक भी अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए. टोटल 70 क्वेश्चंस हम डिस्कस कर रहे हैं. ये केवीएस एलडीसी 2023 में जो भी एग्जाम हुआ था फिलहाल वो वाला एग्जाम है. ये आपका 2022 लगा लीजिए तब हुआ था, तो वो वाला एलडीसी आपका एग्जाम है. ये कंप्लीट यहाँ पर हम एडमिन एंड फाइनेंस पोर्शन को डिस्कस कर रहे हैं जो आपके सभी एग्जाम प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल, असिस्टेंट कमिश्नर, एएसओ, एसएससी उन सभी में आपका जो पोर्शन आता है इस टाइप के ही क्वेश्चन आपके वहां पर आते हैं. तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि जैसे वीडियो अपलोड की जाती है उसकी नोटिफिकेशन आप सभी लोगों को मिल सके. वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ. आप अपने व्हाट्सएप पर, फेसबुक पर, अपने स्टडी ग्रुप्स में इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं ताकि बाकी सब लोग भी प्रैक्टिस कर सकें. स्टडी पोर्टल एकेडमी ऐप को आप डाउनलोड कर सकते हैं, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा. दोनों ही प्लेटफॉर्म पर हमारी ये ऐप अवेलेबल है. यहाँ पर आपको लाइव कोर्सेज, रिकॉर्डेड बैचेस, टेस्ट सीरीज, इंटरव्यू बैचेस सभी मिल जाते हैं और आप अपनी परफॉर्मेंस को यहाँ पर इजिली ट्रैक भी कर पाते हैं. अगर आप फोकस कर रहे हैं किसी भी प्रिंसिपल एग्जाम का फॉर द नेक्स्ट ईयर, फॉर द नेक्स्ट टाइम, तो हमारे पास बैचेस अवेलेबल हैं. स्पेसिफिकली क्योंकि अभी हम केवीएस की बात कर रहे हैं तो केवीएस के लिए नेक्स्ट टाइम की वैलिडिटी तक आपके पास बैच अवेलेबल है जो कि रिकॉर्डेड मोड में होगा. इसमें नोट्स होंगे, इसमें क्लासेस होंगी, टेस्ट सीरीज होंगी, जो भी टाइम टू टाइम अपडेट आएंगी वो आपको सारी यहाँ पर अपडेट मिल जाएंगी जिस भी रूल में जो भी अपडेशन हो रही है. और साथ ही साथ आपको यहाँ पर अगर इनके सिलेबस में कोई भी चेंज होता है तो भी आपको सारे का सारे यहाँ पर मिल जाएगा. अभी हमारे पास डिस्काउंट ऑफर रनिंग है, आप इस कोर्स को परचेज कर सकते हैं इन द 25,000 ओनली. इसकी वैलिडिटी नेक्स्ट एग्जाम यानी कि कभी भी केवीएस का एग्जाम हो, चाहे 1 साल में हो, 2 में हो, 3 में हो, तब तक आपको इसकी वैलिडिटी मिलेगी. नाउ लेट्स मूव टू दी नेक्स्ट क्वेश्चन. लेकिन उससे पहले आप हमें सोशल मीडिया पर फॉलो कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है. और आप अपनी डिटेल्स, नाम, शहर का नाम, एग्जाम का नाम लिख के हमें इस हेल्पलाइन नंबर पर जरूर शेयर कीजिएगा ताकि आपको सारी इंफॉर्मेशन एग्जाम से रिलेवेंट मिलती रहे. नेक्स्ट हमारे पास है असेसमेंट ईयर मींस द पीरियड ऑफ 12 मंथ्स कमेंसिंग ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर. तो असेसमेंट ईयर क्या है हमारा बेसिकली दैट इज द फाइनेंशियल ईयर. और फाइनेंशियल ईयर हमारा कब से कब तक होता है? 1 अप्रैल से 31 मार्च ऑफ द नेक्स्ट ईयर. तो 1 अप्रैल यहाँ पर जहां पर भी हमें दिख रहा है दैट इज द 4th ऑप्शन. तो 4th ऑप्शन हमारा करेक्ट है यहाँ पर. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन. Which of the following is admissible as standard deduction from the total arrived at income? नीचे दिए गए ऑप्शन में से कौन सा जो स्टैंडर्ड डिडक्शन है आपका वो है जितने भी इनकम आई उससे 25,000, 40, 50 या फिर 75,000 या फिर जो भी अमाउंट ऑफ द सैलरी जो होगी उसमें से जो भी लेस होगी वो. तो स्टैंडर्ड डिडक्शन की अगर हम बात करें तो वी हैव दी 50,000 वाला ऑप्शन करेक्ट यहाँ पर, ऑप्शन सी. नेक्स्ट क्वेश्चन इज इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट. देखो यहाँ पर हम जो इनकम टैक्स वाले जो क्वेश्चंस है उसको मैं यहाँ पर बहुत ज्यादा डिटेल में डिस्कस नहीं कर रही हूँ क्योंकि हम इसको अगर हम कंपेयर करेंगे 23 से जो कि अभी हमारा फाइनेंशियल ईयर आ गया है, ठीक है, उससे अगर हम इसको कंपेयर करेंगे तो आप एग्जाम में अभी जा रहे हो, आपका एग्जाम है, वहां पर आप कंफ्यूज हो जाओगे क्योंकि 23 के अकॉर्डिंग वहां पे क्वेश्चन आएंगे नहीं. अगर कोई आया तो हम ओल्ड के अकॉर्डिंग आएगा और क्वेश्चन नहीं आया तो हमारे लिए बेनिफिट है. ठीक है, तो इसको मैं ज्यादा डिस्कस नहीं कर रही हूँ ताकि आप इसको एग्जाम, इस वीडियो को कभी भी बाद में भी अगर आप लोग देख रहे हो तो ये हमारा जो डाटा है दैट इज अप टू दी 2022 के अकॉर्डिंग 23 के फाइनेंशियल जो फाइनेंस बजट है हमारा उससे पहले का डाटा है. ठीक है, इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट अप टू विच ऑफ द फॉलोइंग अमाउंट इज अलाउड एज पर डिडक्शन अंडर ए सब्जेक्ट 80. जो हमारा 80 टीटीबी होता है सीनियर सिटीजन के लिए ओल्ड रिजीम में, उनको कितना इंटरेस्ट मिलता है अंडर डिपॉजिट? अप टू कितना है? 50,000 तक का है. 4th ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट है. नेक्स्ट है फॉर ए टोटल इनकम ऑफ रुपी मोर देन 2 करोड़ एंड लेस देन 5 करोड़ सरचार्ज कितना लगेगा? 2 करोड़ से ज्यादा अमाउंट है और 5 करोड़ से कम है तो कितना सरचार्ज लगेगा वो आपको यहाँ पर बताना है. तो यहाँ पर अगर हम सरचार्ज की बात करें दैट विल बी दी 25%. अगेन द डी ऑप्शन करेक्ट है.
नेक्स्ट है एग्रीगेट अमाउंट ऑफ रिडक्शन अंडर सेक्शन 80C 80CCC एंड सब सेक्शन 1 ऑफ 80CCD शुड नॉट एक्सटेंड, कितना एक्सटेंड नहीं होना चाहिए? 1 लाख, 1,25,000, 1,50,000 एंड 1,80,000। तो यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन कौन सा करेक्ट है? 1,50,000, 1.5 लाख तक का हमें मिलता है। अगेन नेक्स्ट है हमारा एनपीएस सब्सक्राइब कैन नॉट नॉमिनेट अ मैक्सिमम ऑफ, जो हमारा नॉमिनी है कितने हो सकते हैं हमारे पास एनपीएस में? 1 2 3, तो 3 हमारे पास मैक्सिमम हो सकते हैं, ठीक है, 3 नॉमिनी इज द मैक्सिमम लिमिट। नेक्स्ट हमारे पास अगेन एनपीएस से है, ए न्यू पेंशन स्कीम सिस्टम सब्सक्राइबर कैन नॉर्मली एग्जिट एट और आफ्टर एज ऑफ 60 ईयर फॉर टीयर 1 ऑफ पेंशन सिस्टम इन केस द सब्सक्राइबर वुड बी मैंडेटरीली रिक्वायर्ड टू एन्युटी हिज परसेंटेज वेल्थ टू द एक्सटेंट। कोई भी एम्प्लॉय अगर 60 या उसके बाद एग्जिट कर रहा है, यानी कि या तो सुपर एन्युएशन या उसके बाद एग्जिट कर रहा है, तो एनपीएस हमारे क्या कहता है? 2 चीजें हैं, एक तो आपका म्यूट है आपका पूरा का पूरा, एक आपके पास एन्युटी है। तो एन्युटी आपको कितनी करनी पड़ेगी वो आपको यहां पर बताना है। तो एन्युटी हमारे पास कितना है? 40%। 60 आप कम्यूट कर सकते हो, 40% नीड टू बी गोज इनटू 40% यहां पर, ठीक है, वो हमारे पास होनी चाहिए। Consider the following statements regarding disability pension and invalid pension। 2 पेंशन है हमारे पास, disability pension and the invalid pension, इसके बारे में बताना है। तो जो हमारी disability pension है और invalid pension है, क्या ये हमारे पास distinct है, यानी कि हमारे पास क्या अलग अलग है? The disability pension is regulated under the CCS EOP rules and invalid pension is regulated under the CCS pension rule। तो invalid pension हम कहां पर बोलते हैं? CCS pension rules में। और जो हमारा disability pension है वो हम कहां पे बात करते हैं? CCS EOP rules में। क्या आप में से फटाफट से मुझे कोई बता सकता है कमेंट करके what is the EOP? Anybody know what is CCS EOP rules? क्या होता है? What are EOP? EOP इज द एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पेंशन के बारे में हम बात कर रहे हैं, ठीक है। EOP इज द एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पेंशन और CCS पेंशन में हम उसको इनवैलिड पेंशन बोलते हैं। द अमाउंट ऑफ डिसेबिलिटी पेंशन एंड इनवैलिड पेंशन शुड इन नो केस एक्सीड द लास्ट पेड रो, ठीक है, लास्ट पेड रो से एक्सीड नहीं होना चाहिए। तो इनवैलिड डिसेबिलिटी पेंशन कब है? जब भी कोई एम्प्लॉय मेडिकल कंडीशंस के कारण आगे अपनी ज्वाइन नहीं कर सकता, जो फर्दर कंटिन्यू नहीं कर सकता, तब हम देते हैं। तो दोनों हमारे अलग अलग है, पता चल गया। एक हमारे पास EOP है, एक हमारे पास CC पेंशन रूल में, ये भी करेक्ट है। अमाउंट कितना होना चाहिए? जो भी लास्ट रो है उससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो ABC हमारे पास करेक्ट है, 4th ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है इसके लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, in case of a government servant who is dismissed or removed from the service, the authority competent to dismiss or remove him from the service may, if the case is deserving of special consideration, sanction। क्या कोई भी एम्प्लॉय है वो डिसमिस हो रहा है या रिमूव हुआ है, तो इस केस में जो भी ऑथोरिटी है जिसने डिसमिस या रिमूव किया है वो क्या कर सकती है? उसके पास क्या कंसिडरेशन है? रिटायरिंग पेंशन देगी, कंपल्सरी रिटायर पेंशन देगी, कंपैशनेट देगी या सुपर एनुएशन? देखो, सुपर एनुएशन तब है जब कोई एम्प्लॉय सेल्फ रिटायर लेता है आफ्टर द एज ऑफ रिटायरमेंट एज, जो कि हमारी 60 ईयर्स के बाद। कंपैशनेट करते हैं हम, कंपैशनेट, ठीक है। तो कंपैशनेट हमारे पास क्या है? जब भी कोई एम्प्लॉय की पोस्ट अबॉलिश हो जाती है तब हम देते हैं। कंपल्सरी रिटायरमेंट, जब ऑब्वियसली एम्प्लॉय कंपल्सरी रिटायर होगा तब हम देंगे। ऑप्शन हमारे पास क्या बचा? ऑप्शन बचा हमारे पास एक रिटायरिंग पेंशन का, सॉरी, ठीक है, कंपैशनेट हम यहां पर देंगे, कंपैशनेट देंगे हम C ऑन दैट, जस्ट अ सेक। कंपैशनेट इज द राइट ऑप्शन। रिटायरिंग हम देते हैं जब कोई 60 से पहले होता है, हम यहाँ पर कंपैशनेट जो है वो हम यहाँ पर देंगे। तो देयर इज वन मोर सिमिलर वर्ड है जिसमें हमारे पास एबोलिश पर होने पर हम देते हैं कंपेंसेशन, दैट इज द कंपेंसेशन, दैट इज द कंपैशनेट, ठीक है, वो हमारी कंपेंसेशन है, ठीक है, वो हमारी कंपनसेशन है। कंपैशनेट, रिटायरिंग या फिर कोई भी डिसमिस या रिमूव हो रहा तब हम देते हैं। तो C ऑप्शन हमारे यहाँ पास करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, a government servant shall be entitled to commute for a lump sum payment of his pension of an amount exceeding amount not exceeding। कोई भी गवर्नमेंट सर्वेंट अपनी पेंशन को कम्यूट कर रहा है तो कितना पेंशन को कम्यूट कर सकता है? कितने से ज्यादा नहीं होने चाहिए? 33, 40, 45 या फिर 50। कम्यूट अगर यहाँ पे कर रहे हैं तो हमारे पास कितने से ज्यादा नहीं होना चाहिए कम्यूटेशन में? फटाफट से बताओ।
यहाँ पर हमारे पास राइट ऑप्शन इज 40% ऑफ इसका पेंशन, यानी कि सेकंड ऑप्शन। Whenever the dearance allowance यानी कि DA rise by 50% of basic pay, the ceiling on gratuity will increase by। अगर आपका dearance allowance 50% से ज्यादा हो जाता है तो ग्रेजुएटी पे क्या असर पड़ेगा। हर एक जो भी पे कमीशन आता है जनरली वहां पे सब मेंशन होता है कि कितना क्या असर पड़ेगा। जैसे DA 25% हुआ तो किस किस चीज पर क्या क्या असर हुआ। इसी तरीके से जब DA 50% से ज्यादा हुआ कितना असर होगा, और जनरली हमारे पास कितना होता है 25%, तो ग्रेजुएटी हमारे पास कितना है 25% इफेक्ट हो जाएगा इस पर। Next है government servants with pay level in pay matrix 5 and below are not entitled to which of the following travel entitlements while traveling by ट्रेन ऑन ट्रेनिंग। जिसकी भी पे मैट्रिक्स कितना है 5 या उससे बिलो है तो उसको कौन सी ट्रेन का जो है यहाँ पर मिलता है वो आपको बताना है। ये हमारा क्वेश्चन है TADA रूल से, तो उसको कितना मिलता है AC सेकंड मिलता है, तो ये वाला सेकंड ऑप्शन हमारे पास करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, The officers deputed as election observer by the Election Commission of India। कोई भी पर्सन है उसको एज ए इलेक्शन ऑब्जर्वर डेप्यूट किया गया है इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया द्वारा, और वो क्या है वो ट्रैवल कर रहा है। तो बाय विच ऑफ द फॉलोइंग मोड वो एंटाइटल है, किसके द्वारा वो ट्रैवल कर सकता है। बाय रेल एज पर द एंटाइटल बेस्ड ऑन द बेसिक पे डेजिग्नेशन, तो क्या उसकी जो पे है डेजिग्नेशन है उसके बेसिस पर वो रेल में ही ट्रैवल कर सकता है। सेकंड, बाय एयर इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर बेसिक पे और डेजिग्नेशन, उसके बेसिक पे डेजिग्नेशन को अगर हम छोड़ भी दें तो वो बाय एयर ये कर सकता है इररिस्पेक्टिव ऑफ दैट। थर्ड, बाय एयर एज पर देयर एंटाइटलमेंट बेस्ड ऑन द पे और डेजिग्नेशन, एयर में भी तब उसके जो पे डेजिग्नेशन है उस पर डिपेंड करता है। या फिर बाय एंगेजिंग ए चार्टर्ड प्लेन, चार्टर्ड प्लेन में वो ट्रैवल कर सकता है। तो अगर कोई भी पर्सन एज ए इलेक्शन ऑब्जर्वर यहाँ पे रखा गया है तो वो किसके थ्रू कर सकता है वो आपको बताना है। तो कोई भी पर्सन डिपेंडिंग कि क्या उसकी एंटाइटलमेंट है उसके अकॉर्डिंग कर सकता है बेसिकली। सो बाय रेल तो एंटाइटलमेंट के अकॉर्डिंग कर सकता है, वरना हमारे पास जनरली क्या मिलता है, हमारे पास मिलता है बाय एयर। ठीक है, चार्टेड में तो नहीं जा सकता, ठीक है, चार्टेड प्लेन में तो नहीं जा सकता, बस इलेक्शन ऑब्जर्वर ही है। ठीक है, इररिस्पेक्टिव ऑफ डेजिग्नेशन एयर सिर्फ तभी मिलेगा नहीं, जैसे हमारे पास कुछ एग्जाम्पशन होती है, जैसे स्पोर्ट्स पर्सन है तो उसको जैसे रेलवे का फर्स्ट मिलता है, जब आप बाहर जा रहे हैं तो वो बाय एयर कर सकते हैं ट्रैवल इररिस्पेक्टिव ऑफ द कंपनसेशन, आपका कितना डेजिग्नेशन है क्या पे है उसके अकॉर्डिंग। सो इलेक्शन ऑब्जर्विंग में भी हम क्या देते हैं बाय एयर देते हैं। तो बाय एयर उसकी क्या डेजिग्नेशन है क्या उसका बेसिक पे है इररिस्पेक्टिव ऑफ दैट। सेकंड, बाय रेल तो वो कर ही सकता है अगर वो करना चाहता है उसके पे और डेजिग्नेशन। तो ए और बी दोनों हमारे पास यहाँ पर करेक्ट है, ए और बी दोनों ही हमारे पास यहाँ पर करेक्ट हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, What are the total number of days of continuous hold at any place on the temporary duty outside government servant headquarter beyond which daily allowance is not admissible। DA का एक हमारे पास रूल होता है वो क्या है 180 डेज। 180 डेज से ज्यादा आपको डीए नहीं मिलेगा, तो 180 डेज से ज्यादा डीए नहीं मिलेगा। फोर्थ ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट है। Traveling allowance on retirement is not admissible in case of government servant who। traveling allowance हम रिटायरमेंट पर भी देते हैं, कब नहीं मिलेगा वो आपको बताना है। ऑप्शन ए क्विट सर्विस ऑन रेजिग्नेशन, जब कोई एम्प्लॉय रिजाइन देता है तो हम नहीं देते, या फिर डिसमिस फ्रॉम सर्विस, सर्विस से डिसमिस होता तब हम नहीं देते। प्रोसीड ऑन वॉलंटरी रिटायरमेंट आफ्टर कंप्लीशन ऑफ 20 years ऑफ क्वालिफाइंग सर्विस, क्या कोई एम्प्लॉय अपने 20 साल की सर्विस के बाद वॉलंटरी रिटायरमेंट लेता है तब हम नहीं देते। या फिर डी रिटायर ऑन सुपर एनुएशन विद नॉट लेस देन 10 years ऑफ सर्विस एज अ टेम्पररी एम्प्लॉय, टेम्पररी एम्प्लॉय है 10 साल से कम की सर्विस है तो हम नहीं देते। यहाँ पर आप सोचो क्या हो सकता है आंसर एंड गिव मी द आंसर, व्हाट विल बी द राइट आंसर। कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। तब हम नहीं देंगे। देखो वॉलंटरी रिटायरमेंट है तो भी हम देते हैं, सुपर एनुएशन पे है तो भी हम देते हैं, डिसमिस या खुद से क्विट किया तब हम नहीं देते हैं। ठीक है, तो ए एंड बी के केस में हम नहीं देते हैं। नॉट एडमिसिबल पूछा गया है तो ए एंड बी यानी कि सेकंड ऑप्शन हमारा यहां पर हम नहीं देते। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है
कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग परमानेंट ट्रैवलिंग अलाउंस। परमानेंट जो ट्रैवलिंग अलाउंस है उसके रिगार्डिंग में आपको स्टेटमेंट बतानी है। ए परमानेंट ट्रैवलिंग अलाउंस में बी ग्रांटेड बाय ए कॉम्पिटेंट अथॉरिटी टू एनी गवर्नमेंट सर्वेंट हुज ड्यूटी रिक्वायर हिम टू ट्रैवल एक्सटेंसिवली। किसी को परमानेंट ट्रैवलिंग अलाउंस हम तब दे सकते हैं कि जब कोई भी पर्सन है जिसकी ड्यूटी यही है कि उसको बहुत ज्यादा ट्रैवल करना होता है तो हम दे सकते हैं। ठीक है, तो परमानेंट ट्रैवल ऑब्वियसली तब हम दे सकते हैं। तो फर्स्ट हमारा करेक्ट है। Second, permanent traveling allowance is granted in lieu of all other form of traveling allowances within the government servant। तो किसी और जितने भी हमारे पास ट्रैवलिंग अलाउंस है उसके अकॉर्डिंगली हम एक ही देंगे। ऐसा नहीं कि परमानेंट ट्रैवलिंग अलाउंस भी दे रहे हैं उसके अलावा भी कोई दे रहे हैं, तो नहीं होता। तो परमानेंट ट्रैवलिंग अलाउंसेस सभी जितने भी अलाउंसेस हमारे ट्रैवलिंग के रिलेटेड उसके अकॉर्डिंग देते हैं। थर्ड, permanent traveling allowance is drawn all year around whether the government servant is absent from the headquarter or not। permanent traveling allowance में हम कोई भी अफेक्ट नहीं देते कि वो एक्चुअली में उस पर अफेक्ट पड़ रहा है कि नहीं, वो एब्सेंट है या नहीं है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो हमारे पास कौन से करेक्ट है? हमारे पास तीनों ही करेक्ट है, ए बी सी। The declaration of hometown once made shall ordinarily be treated as final। जब आपने एक बार होम टाउन को डिक्लेयर कर दिया तो हमारी क्या है? फाइनल है। लेकिन एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस में जो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है वो ऑथराइज कर सकती है गवर्नमेंट सर्वेंट को कि वो अपना होम टाउन चेंज करवा सकते हैं। कल ही डिस्कस किया था, कितनी बार चेंज करवा सकते हैं? ओनली वंस इन द लाइफ टाइम एंटायर सर्विस। तो वंस ऑप्शन जो है यहाँ पर आपका फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पर आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन कंटेक्स्ट ऑफ एलटीसी रूल्स के तहत आपको बताना है। Where LTC advance has been drawn by the government servant, the claim should be submitted within 1 month of the completion of return journey। जब भी किसी भी पर्सन ने LTC एडवांस लिया होता है तो विदिन 1 मंथ में उसको जर्नी के आके बस सब सबमिट करना होता है। बिल्कुल करेक्ट है, 1 मंथ के अंदर कंप्लीट बिल सबमिट करने होते हैं रिम्बर्स के लिए। The Ministry Department with the concurrence of financial advisor can admit the LTC claim if submitted within 3 months from the completion of return journey in case where advance has been drawn। बिल्कुल कर सकते हैं। अगर 1 मंथ के अंदर नहीं सबमिट हुए हैं और एम्प्लॉय को रिलैक्सेशन मिलनी है तो वो 3 मंथ्स तक मिल सकती है। अगर नॉर्मल केस है तो 3 मंथ्स तक हमें बिल सबमिट करने होते हैं, रिलैक्सेशन 6 मंथ्स तक जा सकती है। Third, where advance is granted, government servant should produce the ticket within 10 days of withdrawal of advance। तो ये भी हमने कल डिस्कस किया था। जैसे ही एडवांस मिलता है उसके 10 दिन के अंदर हमें क्या करना होता है? बिल सबमिट करने होते हैं, टिकट सबमिट करनी होती है। किस लिए? कि आपने जो एलटीसी का एडवांस लिया आपने उसी पर्पस के लिए सबमिट यूज किया है। तो तीनों के तीनों हमारे पास करेक्ट है। तो वी हैव दी फोर्थ ऑप्शन, ए बी सी, तीनों करेक्ट है। नेक्स्ट है हमारे पास, स्पेशल जुवेनिल पुलिस यूनिट और लोकल पुलिस शेल रिपोर्ट द मैटर टू चाइल्ड वेलफेयर कमेटी एंड स्पेशल कोर्ट विद इन। आप लोगों ने अगर पोक्सो पढ़ा है, पोक्सो एक्ट में यहाँ पर है, गुड आफ्टरनून मनीषा, पोक्सो एक्ट में है। पोक्सो एक्ट के अकॉर्डिंग आपको बताना है कि कितने घंटे के अंदर अगर पुलिस का मटेरियल स्पेशल जुवेनिल पुलिस को बेसिकली 24 आवर्स के अंदर रिपोर्ट करना होता है। सो 24 आवर्स, ऑप्शन 1 इज करेक्ट है। नेक्स्ट है, इन टर्म्स ऑफ प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंस एक्ट 2012, पोक्सो एक्ट 2012 के अकॉर्डिंग where a false complaint has been made or false information has been provided by a child, punishment shall be for। अगर कोई बच्चा गलत कंप्लेन कर देता है तो क्या उसके लिए हमारे पास कोई सजा का प्रावधान है? हमारे पास नहीं है। नो पनिशमेंट शैल बी इम्पोज, कि उस बच्चे को हम कोई पनिशमेंट नहीं देते। लेकिन अगर वही कोई अडल्ट पर्सन करता है तो हम पनिशमेंट देते हैं। तो ऑप्शन डी हमारे पास करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, direct utilization of departmental receipt for departmental expenditure in specific case under special circumstances shall be authorized by। जो डायरेक्ट यूटिलाइजेशन है हमारा डिपार्टमेंट रिसिप्ट का डिपार्टमेंट एक्सपेंडिचर के लिए, कौन उसको ऑथराइज करेगा? कैग, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, financial advisor of respective ministry department, chief accounting authority of respective ministry department, ministry of finance through the CGA, controller general of accounts। कौन करेगा हमारे पास यहाँ पे? so ministry of finance करेगी through the CGA। The guidelines of Ministry of Education are based on 3
pronged approach to safety and security। जो हमारी गाइडलाइंस है मिनिस्ट्री की वो 3 अप्रोचेस पे है बेसिकली सेफ्टी एंड सिक्योरिटी के लिए। आपका टॉपिक है इन द एडमिन एंड फाइनेंस स्कूल सेफ्टी एंड सिक्योरिटी गाइडलाइंस अलग अलग है, जैसे मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन की, एनडीएमए की, एनसीपीसीआर की, एससीपीसीआर की। सो विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए पार्ट ऑफ 3 प्रोलॉन्ग्ड अप्रोच। तो कौन सा इसमें से नहीं है ऑप्शन? अकाउंटेबिलिटी फ्रेमवर्क एंड लीगल प्रोविजन, होल स्कूल सेफ्टी अप्रोच, यूनिफंक्शनल और मल्टी सेक्टरल अप्रोच। तो इन तीनों में से कौन सा नहीं है? यूनिफंक्शनल जो है वो यहां पर हमारे पास नहीं है, यूनिफंक्शनल नहीं है, तो थर्ड ऑप्शन करेक्ट है। Where offense relating to infrastructure security and safety is established, जब भी कोई भी ऑफेंस हुआ इंफ्रास्ट्रक्चर सेफ्टी सिक्योरिटी नहीं है, तो विच ऑफ द फॉलोइंग लीगल प्रोविजंस एंड रूल्स शैल गेट अट्रैक्टेड इन द कंटेक्स्ट ऑफ अकाउंटेबिलिटी ऑफ स्कूल मैनेजमेंट। कौन सा लीगल प्रोविजन लगेगा अगर इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड है? तो नेशनल बिल्डिंग कोड ऑफ इंडिया 2004 का एनडीएमई है, ठीक है। तो नेशनल बिल्डिंग कोड ऑफ इंडिया 2004 जो है वो हमारे पास काम करेगा। पॉक्सो एक्ट काम नहीं करेगा, पिनल एक्ट काम नहीं करेगा, क्योंकि ये सेक्सुअल हैरेसमेंट एक्टिविटी में काम करता है। हम इंफ्रास्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अगेन द नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी से, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग एनडीएमए स्पेसिफिकेशन फॉर स्कूल इन अर्थक्वेक रिस्क जोन। एनडीएमए गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग जो स्पेसिफिकेशन है अर्थक्वेक जोन में उसके रिगार्डिंग आपको बताना है। ऑप्शन है ए ट्रेन्ड डिजास्टर मैनेजमेंट ग्रुप शुड बी अवेलेबल इन स्कूल फॉर इनिशियल रिस्पॉन्स। इनिशियल रिस्पॉन्स के लिए एक स्कूल में क्या होना चाहिए? एक हमें ट्रेन्ड डिजास्टर मैनेजमेंट ग्रुप बनाना चाहिए। सेकेंड, स्कूल मस्ट मेंटेन ए कॉन्टैक्ट विद लोकल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी। लोकल अथॉरिटी जो होती है डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, उनके साथ हमें कॉन्टैक्ट बना के रखना चाहिए, ट्रेनिंग कर सके, रीट्रेनिंग कर सके। थर्ड, स्कूल मस्ट पुट ऑन डिस्प्ले द अर्थक्वेक मैनेजमेंट एंड इवैक्यूएशन प्लान टू बी फॉलोड इन केस ऑफ इमरजेंसी। अगर इमरजेंसी हो जाती है तो क्या होगा, वो इमरजेंसी प्लान भी होना चाहिए। तीनों में से आपको बताना है कि कौन सा हमारे पास करेक्ट है, और तीनों में से अगर हम बात करें तो तीनों ही करेक्ट है। इमरजेंसी प्लान भी होना चाहिए, लोकल से भी बात करनी है, और एक स्कूल में भी ट्रेन डिजास्टर मैनेजमेंट कमेटी होनी चाहिए। तो इसके लिए हमारा अगेन फोर्थ ऑप्शन ABC इज द करेक्ट ऑप्शन। ये तो हम डिस्कस कर चुके हैं गाइडलाइंस वाला, ठीक है। तो अगर अभी तक भी आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए। स्टडी पोर्टल आपको सभी टीचिंग एग्जाम्स की प्रिपरेशन करवाता है, यूपीएससी, केवीएस, एनवीएस या फिर आपके स्टेट लेवल का प्रिंसिपल एग्जाम हो। हम सभी एग्जाम्स पर फोकस करते हैं, पीआरटी, टीजीटी, पीजीटी, लेकिन मेन फोकस है प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल और असिस्टेंट कमिश्नर जैसी पोस्ट पर, जहां पर आपका एडमिन फाइनेंस पोर्शन पूछा जाता है। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि जैसे ही वीडियो अपलोड होती है इस तरीके की टेस्ट सीरीज और आती है हमारे पास, या हम प्रीवियस क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं, प्रीवियस ईयर को या एमसीक्यू सीरीज लेकर आते हैं, तो उसकी नोटिफिकेशन आप सभी लोगों को मिल सके। इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ। अगर ये वीडियो लगती है आपके लिए बहुत हेल्पफुल है, कुछ ना कुछ कंसेप्ट आपके यहां से जरूर क्लियर होंगे, क्योंकि कल हमने थ्योरेटिकल किया था और आज हमने यहाँ पर क्या किया है, आज हमने यहाँ पर एमसीक्यूज किए हैं। साथ ही आप हमारी ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, स्टडी पोर्टल एकेडमी। इसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इस ऐप पर आपको लाइव क्लासेस, रिकॉर्डेड बैचेस, टेस्ट सीरीज और इंटरव्यू बैचेस, पूरे इंफॉर्मेशन यहां पर आपको मिलती है। कंटेंट सेक्शन में आपको पीडीएफ, आपके रिलेटेड वीडियोस और मॉक टेस्ट आपको यहां पर दिए जाते हैं, ताकि आप अच्छे से प्रैक्टिस कर सके। ऑनलाइन मोड में इस तरीके से आपके मॉक टेस्ट होते हैं। अगर आप टारगेट कर रहे हैं नेक्स्ट ईयर किसी भी प्रिंसिपल को या कोई भी आने वाली प्रिंसिपल की वैकेंसी को, तो हमारे पास बैचेस अवेलेबल हैं, केवीएस, एनवीएस, यूपीएससी या फिर किसी भी स्टेट लेवल प्रिंसिपल के लिए आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। आप हमारे लाइव बैच, रिकॉर्डेड बैच ज्वाइन कर सकते हैं। तो अभी के लिए अगर आप केवीएस को टारगेट कर रहे हैं नेक्स्ट ईयर के लिए, तो हमारे पास बैच अवेलेबल है जो कि 30,000 है। अभी के लिए आपको सीधा 5,000 का डिस्काउंट करके 25,000 का ये कोर्स मिलता है, जिसमें आपको कंप्लीट रिकॉर्डेड सेक्शन में पूरी की पूरी वीडियोस मिल जाती हैं। इसकी वैलिडिटी आपके नेक्स्ट ईयर तक, या जब भी आपका नेक्स्ट केवीएस एग्जाम होगा तब तक होगी, चाहे वो 1 साल में हो, 2 में हो, कभी भी हो। तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है, इसमें पूरा का पूरा कंटेंट अपडेट होता रहेगा। आप हमें सोशल मीडिया पर फॉलो कर सकते हैं, साथ ही आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं अपनी डिटेल के साथ, नाम, सिटी और एग्जाम के साथ, ताकि आपको पूरी की पूरी इंफॉर्मेशन मिलती रहे। सपोज आपका नाम है ज्योति, सिटी है दिल्ली और एग्जाम है केवीएस वीपी,
तो आप इस तरीके से मेंशन करके हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। स्टडी पोर्टल आपको ब्रॉडकास्ट में ऐड कर लेगा, आपको पूरी इंफॉर्मेशन मिलती रहेगी। अगर कोई भी प्रिंसिपल का एग्जाम है, एलडीसी है, लाइव है, किसी भी स्टेट प्रिंसिपल का एग्जाम है, आप चाहते हैं हम यहाँ पर सोल्व करें, तो आप हमें उसकी पीडीएफ इसी नंबर पर सेंड कर सकते हैं। तो ये थी दोस्तों आज की ये वीडियो। आई होप ये वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी, तो इसको आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। और जिसका भी कल एग्जाम है, ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम। बहुत ही अच्छे से एग्जाम देना, स्टेटमेंट अच्छे से पढ़ना, फिर एग्जाम देखना। एग्जाम में देखना कि क्या पूछा गया है, सही है या सही नहीं है, ये पूछा गया है, कुछ बातों का ध्यान रखना। और ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।